तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित कुमार गुप्ता एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट पीएनसी एजुकेशंस। तो फाइनली आज आप लोगों ने अपना पीटी 6 दिया, पार्ट टेस्ट 6 दिया। होपफुली पेपर अच्छा ही रहा होगा। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और मैं टाइम लेके अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो देख लेना, जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट रह गया था मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपका क्लियर हो जाए अच्छे से, है ना। तो चलो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन, देखते हैं कैसा था। तो क्वेश्चन मिक्स ही था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक था, बहुत सारा क्वेश्चन ईजी भी था। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक देख पा रहे हो, सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है और ये वही एसएचएम का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन था और इसमें दिया है क्या कि वो जो लेंथ है ना, मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, मतलब उसकी स्ट्रिंग का लेंथ ही ऑब्वियसली बात कर रहा होगा। ये पता अर्थ के रेडियस के बराबर है। सोचो कितना बड़ा उसका लेंथ होगा, है ना, काफी बड़ा लेंथ होगा। तो ऐसे केस में हमारा पूछा जा रहा है टाइम पीरियड होगा क्या। तो चलो नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे ख्याल से हमारे दिमाग में हिट करता है कि टाइम पीरियड का सिंपल वाला फार्मूला होता क्या है, 2 पाई रूट ओवर क्या L/G होते हैं, L/G। बट आई थिंक सबने क्लास में पढ़ा होगा, एक स्पेशल केस है, यहाँ पे एक फार्मूला वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। ये स्ट्रिंग का लेंथ अगर काफी स्मॉल होता है तब वैलिड होता है, अगर स्ट्रिंग का लेंथ काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड इट बिकम्स कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होता है। तो डेरिवेशन में आप करने नहीं जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से डेरिवेशन सबने सीखा ही होगा। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ फार्मूला, वहाँ फार्मूला रिवाइज हो जाता है। 2 पाई रूट ओवर क्या, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, 2 पाई 1 रूट ओवर लिख सकते हैं क्या 1/L एंड प्लस क्या 1/r। तो ये फार्मूला यहाँ पे काम आने वाला है जब स्ट्रिंग का लेंथ कंपेरेबल हो जाता है टू द रेडियस ऑफ व्हाट अर्थ, काफी बड़ा हो जाता है, तो है ना, इट बिकम्स कंपेरेबल टू व्हाट रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा होता है। तो नेक्स्ट, अगर ये फार्मूला डायरेक्टली जानते थे तो क्वेश्चन तो सेकंड्स का था, कुछ करना ही नहीं था तुमको इसमें, डायरेक्टली बस वैल्यू पुट करो आंसर निकल के आ जाता। तो मेरे ख्याल से टाइम पीरियड देखा जाए, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 2 पाई, और ठीक से देखा था तो क्या लिख सकते हैं ऊपर 1 और नीचे आई थिंक L भी किसके बराबर है क्वेश्चन में, R के बराबर ही, रेडियस के बराबर ही दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देख पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इज इक्वल टू व्हाट R, ऐसा दिया है यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/r प्लस 1/r, क्या लिखा जा सकता है 2/r, तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 2/r। और अगर ऐसा मैंने लिख दिया तो मेरे ख्याल से आंसर आई थिंक मिल ही गया हमारा। आई थिंक मैं G मिस कर रहा था यहाँ पे, और ये G मिस हो गया था, यहाँ पे G भी होना चाहिए था, ये G, ओके। तो 2/r और इंटू क्या G ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आंसर हमारा निकल के आ गया। आंसर कितना निकल के आ रहा है देख लो, कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, और एक बार अच्छे से लिख ही देता हूँ। 2 पाई रूट ओवर मुझे लिखना चाहिए R/2G, ये क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से हाँ, इसका ऑप्शन क्या D करेक्ट आना चाहिए, ऑप्शन D करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन D करेक्ट होता है। अच्छे से देख लेना, काफ़ी इजी क्वेश्चन था अगर तुम जानते थे ये वाला केस। बिकॉज यहाँ पे होता क्या, अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ना, मैं थोड़ा सा हिंट ऐसे ही दे देता हूँ, अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे मान लो ये अर्थ हो गया और ये हमारा अर्थ का मान लो रेडियस हो गया, और सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये मान लो सिंपल पेंडुलम है, और कुछ ऐसा ही केस, ऐसा ही फिगर ड्रॉ किया जाए जिसमें ये अर्थ के रेडियस के इसके कंपेरेबल लगे ये लेंथ। एज पर क्वेश्चन बताओ ये लेंथ और रेडियस क्या सेम है, तो फिगर में साथ दिख भी रहा होगा कि ये वाला रेडियस और ये वाला लेंथ क्या एक्जैक्टली सेम है ना, लग भी रहा होगा ऐसा। तो फाइनली इस केस में अगर इसको डिस्प्लेस करोगे ना इसके मीन पोजिशन से, तो इस पर ऑब्वियसली रीस्टोरिंग क्या लगेगा, फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जो कि इसको वापस लेके आना चाहेगा, जिससे ऑसिलेट करेगा। तो इस केस में होता क्या, जब डेरिवेशन हम लोग करेंगे, जैसे थोड़ा सा एंगल से डिस्प्लेस किए थे मान लो थीटा, तो इस बार mg हमारा ऐसे इस केस में, जैसे हम लोग नॉर्मल डेरिवेशन में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता था mg, बट यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पे ये mg हमारा ऐसे काम करने वाला है, ऐसे, और इसी की वजह से डेरिवेशन हमारे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। कंपोनेंट वगैरह ब्रेक करोगे भाई, फिर से पहले की तरह लेके अलॉन्ग द स्ट्रिंग, और क्या परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो mg का कंपोनेंट हमारा रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा एंड इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। और ये डेरिवेशन हो चुका होगा क्लास में, तो मैं डेरिवेशन रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो फिगर में दिखा रखा है पोजिशन टाइम ग्राफ है हमारा कोई पार्टिकल का जो कि SHM कर रहा है। वैसे कि इसमें इसको देख के ये बताना है कि करेक्ट इक्वेशन होगा क्या हमारा इस मोशन के लिए। तो ऑब्वियसली SHM लिखा है, तो SHM का जनरल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। पोजीशन टाइम रिलेशन हम लोग जानते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ देख लेते हैं। चलो देखते हैं 2 का सॉल्यूशन। तो फाइनली इस केस में चेक किया जाए, पोजीशन टाइम रिलेशन लिख सकते हैं हम लोग क्या, x इज इक्वल टू व्हाट, जनरल इक्वेशन सब लोग जानते हैं, a sin ओमेगा t, और कुछ अगर इनिशियल फेज होगा तो 5 भी लिख सकते हैं। एंड आई थिंक है यहाँ पे इनिशियल फेज, सब लोग देख पा रहे हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ना, टाइम 0 था तो पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन पे नहीं है, इसका थोड़ा ना थोड़ा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, देख पा रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग इनिशियल फेज तो पक्का होगा। अब यही इक्वेशन है, इसी को बस लिखना है, क्या क्या वैल्यू चाहिए हम लोग को, एम्पलीट्यूड का चाहिए, ओमेगा का चाहिए, फाई का चाहिए, फिर आंसर हमारा मिल जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं कैसे मिलेगा। मुझे देख के समझ आ रहा है, एम्पलीट्यूड तो क्लियर है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्रॉम द मीन पोजीशन देख रहे हो 4 और क्या -4, यानी एम्पलीट्यूड तो 4 होना चाहिए। ओके
मैं साइड में कहीं लिख ही लेता हूँ। इसमें एम्पलीट्यूड साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितना है बताओ, 4 है हमारा, 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट इसके बाद काम किया जाए तो अगर मान लो इनिशियल फेज निकालना है तो वही क्लियरली देख पा रहे हैं हम लोग एट t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था देख लो, तो मेरे ख्याल से 2 सेंटीमीटर है, सब लोग फिगर में देख पा रहे हो। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम 0, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो अगर ये कंडीशन इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो इनिशियल फेज मिल जाना चाहिए। एक्स का वैल्यू क्या है 2, एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया कितना 4, साइन टाइम कितना पुट करना बताओ, इनिशियली 0 और प्लस क्या 5, और ये काफ़ी ईजी आ गया। बताओ साइन 5 क्या 1/2, यहाँ से लिख सकते हैं साइन 5 कितना आ गया, हाफ आ गया। अगर साइन 5 हाफ आ गया तो 5 कितना लिख सकते हैं, 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, π/6 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये मिला इनिशियल फेज। और एक क्वांटिटी और चाहिए सॉल्व करने के लिए, ओमेगा भी चाहिए। तो ओमेगा यानी बताओ क्या चाहिए, टाइम पीरियड निकालना होगा मेरे ख्याल से। तो अगर बात करें ओमेगा का, तो ओमेगा हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2π/t होता है, 2π/t। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम। इसको देख के भी समझा जा सकता है, या नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, इतना तो समझ पा रहे हैं हाफ ऑसिलेशन है। ये क्या हाफ ऑसिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो इंटरवल होगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, t/2। तो ये कहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली। यहाँ से देख पा रहे फिगर में हाफ ऑसिलेशन का जो टाइम दिया था वो क्या लिख सकते हैं, ये इंटरवल यानी 11 - 5। 11 - 5 कितना हो गया हमारा, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ 6। तो टाइम पीरियड यहाँ से बिल्ट हो गया, सब्स्टिट्यूट करना तो लिख सकते हैं 2π एंड टाइम पीरियड कितना हमारा 12 है। ओके, तो ऐसे कि इसमें ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा आ गया हमारा π/6 आ गया। तो चलो हमने ओमेगा भी कैलकुलेट कर लिया, हमने इनिशियल फेज भी निकाल लिया है और हमने एम्पलीट्यूड भी निकाल लिया। ये सफिशिएंट है अब इस इक्वेशन को ठीक से लिखने के लिए। लिखा जाए तो क्या मिलना चाहिए, देखो तो x इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, a का वैल्यू 4 साइन ओमेगा, हमने π/6 निकाला है तो π/6 t और प्लस इनिशियल फेज कितना निकला है, π/6। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था। होपफुली क्वेश्चन सबने किया होगा, इजी क्वेश्चन था है ना। तो देख लेना क्वेश्चन सबने मे भी किया ही होगा। तो चलो ये था हमारा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, मेरे ख्याल से π/6 यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट होना चाहिए, देख लेना। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, अगेन एक काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होपफुली देख लेना सब लोग क्लियर होगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या आया था। तो थर्ड क्वेश्चन तो फिर से इजी क्वेश्चन है, ये सब जाना पहचाना लगना चाहिए। सब लोग जानते हो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन एसएचएम में, अगर उसको प्लॉट करेंगे तो क्या बनता है, एलिप्स बनता है हमारा, जनरली वर्टिकल एलिप्स ही बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ऐसे तो जानते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा रूट ओवर क्या a स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। अगर इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलिप्स का इक्वेशन आ जाता है, एलिप्स का ये ग्राफ है। बट इतना भी नहीं करना है, यहाँ पे देखा जाए तो पूछा क्या गया है, टाइम पीरियड ही पूछा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन में कभी कभी टाइम पीरियड ही पूछा जाता है। तो अगर टाइम पीरियड पूछा तो सीधे हिट करना चाहिए दिमाग में क्या, 2π/ओमेगा, यानी समहाउ ओमेगा मिल गया तो काम हो जाएगा हमारा। अब ओमेगा कैसे निकलेगा, तो इससे निकाल सकते हैं इसलिए। ये देख लो ग्राफ इससे ऊपर नहीं जा रहा है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी है कितना हमारा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना दिया है। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी होता कितना है, तो क्लियर सा बात है, ओमेगा ए लिखा जा सकता है। ऊपर वाले इक्वेशन से समझ भी सकते हो है ना, x इज इक्वल टू 0 पे, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए लिखा जा सकता है। ओके, और ये गिवन कितना हमारा 0.4 दिया है। तो इसको ऐसे ही मान लो थोड़े टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन। फिर देखा जाए तो ये हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, दैट इज व्हाट, एम्पलीट्यूड को। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, देख लेना, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ चलो अच्छे से, एक्स मैक्स को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये कितना दिया था, तो ध्यान देना, अलर्ट रहना थोड़ा, ये सेंटीमीटर में दिया है। तो क्या लिखेंगे बताओ, 0.1 लिखना चाहिए मुझे। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इस तरीके से दोनों को डिवाइड कर लेना, मेरे ख्याल से ए और ए कैंसिल हो गया। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या चाहिए था, ओमेगा कितना आ गया बताओ, डिवाइड करके 4 आ गया। ये अगर सब्स्टिट्यूट हम लोग यहाँ पे कर लें तो टाइम पीरियड इजीली मिल गया, 2π/4। आंसर क्या आना चाहिए टाइम पीरियड का, π/2 सेकंड्स आना चाहिए था। तो π/2 सेकंड्स राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। होपफुली क्लियर है, कौन सा ऑप्शन सही निकल के आ रहा है, ऑप्शन ए सही निकल के आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, 3 था। तो होपफुली क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नंबर 4 देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक पार्टिकल का मास वगैरह दे रखा था और एसएचएम कर रहा था। फिर से इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया है। ये साफ साफ देख पा रहे हो हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस का पोजीशन ग्राफ है। और सब लोग जानते हो ड्यूरिंग एसएचएम अगर ये ग्राफ को देखें अपवर्ड पैराबोला के जैसा है ना, तो ग्राफ हमारा अपवर्ड पैराबोला के जैसा। ऐसे भी जानते हैं हम लोग कि पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो जनरली लिख सकते हैं इस ग्राफ को देखे क्या, हाफ kx² वाला फार्मूला है ना, मतलब वही स्प्रिंग मास सिस्टम है। ओके, वैसे इसमें देखा जाए अगेन टाइम पीरियड ही पूछा गया, तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा हमारा, तो टाइम पीरियड होता है क्या बताओ, 2π/ओमेगा होता है, 2π/ओमेगा होता है। और ओमेगा कैसे मिलेगा, तो ओमेगा निकालने के लिए देखो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स दे रखा था, तो मेरे ख्याल से k मिल जाएगा। और सब लोग शायद जानते होंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला kc, ओमेगा क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर क्या, चलो ऐसे ही लिख देते हैं
K by M होता है तो M by K ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, मेरे ख्याल से ये रेशियो ही हम लोग को चाहिए था, बस काम हो जाता। मास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, मास कितना 4 kg दिया है। क्वेश्चन कहाँ फंस रहा है? K पे। K इजिली निकाला जा सकता है कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके। जब एनर्जी 1 था तो उस समय पोजीशन क्या था? 0.2 था। सब्स्टिट्यूट किया जाए, जब एनर्जी 1 था तो उस समय पोजीशन हमारा कितना था? 0.2 था। सही लिखा है ना मैंने? ओके, ऐसे केस में देखो K हमारा कितना निकल के आ रहा है? T निकल के आ रहा है 2 अपॉन क्या? 0. इसका स्क्वायर भी होना चाहिए था, तो लिख सकते हैं ऐसे ही चाहो तो 0.04 ही लिख देते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा कितना? डेसिमल हटेगा तो ऊपर 200 आ गया, और इस तरीके से निकल के आ रहा है कि कितना बताओ? 50 निकल के आ रहा है ना? 50, ये 50 उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो देखो 2 पाई रहने देते हैं। मास देखा जाए, मास कितना दिया था? 4 दिया था, और यहाँ पे चेक करेंगे तो 50 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई थिंक सिंपल ही है। कुछ तो कैंसिल हो ही रहा हमारा, ये 2 और ये 25 और ये रूट के इजिली बाहर आ जाएगा। तो टाइम पीरियड हमारा निकल के आ रहा है कितना बताना? ये निकल के आ गया 2√2 पाई बाई क्या लिख सकते हैं? 5, ये आना चाहिए। ठीक है, तो इतना टाइम होना चाहिए, देख लेना। ऐसा कोई ऑप्शन है? 2√2 पाई बाई 5, हाँ ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी राइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्या दिया? ट्यूनिंग फॉर्क है हमारे पास और एयर कॉलम का बात हो रहा है जिसका टेम्परेचर दे रखा था, और ये दोनों को अगर दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है तो कितना बीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है? 4। ठीक है, इसके बाद जब टेम्परेचर एयर कॉलम का हमने डिक्रीज किया तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड डिक्रीज हो गया, और टेम्परेचर जब 16 हुआ था तो उस समय कितना बीट्स का प्रोडक्शन हो रहा था? बस 1 बीट का प्रोडक्शन हो रहा था। ऐसे कैसे? फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है ट्यूनिंग फॉर्क का, होगा क्या? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो देखो क्वेश्चन ईजी है, बीट्स का क्वेश्चन है और सबने बीट्स तो पढ़ा ही होगा अच्छे से, तो चेक करना। मैं चलो फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा एक ट्यूनिंग फॉर्क है, अच्छे से आराम से चलते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क हो गया, और एक एयर कॉलम मान लो। एयर कॉलम जैसे ऑर्गन पाइप वगैरह मान सकते हो, ये एयर कॉलम हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ एज पर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी किसका रिक्वायर्ड है? ट्यूनिंग फॉर्क का पूछा गया है, तो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी नहीं जानते हम लोग। इसको मान लेते हैं ऐसे ही फर्स्ट बॉडी, तो F1 नहीं पता, इसको मान लेते हैं क्या? F। नेक्स्ट यहाँ चले आते हैं। ये हमारा मान लो एयर कॉलम है, ये एयर कॉलम है, तो इसका फ्रीक्वेंसी भी नहीं जानते हैं। तो एक बात तो क्लियर है, फर्स्ट लाइन में ये लिखा था ये दोनों को अगर साउंड टुगेदर कर रहे हैं तो कितना बीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है? 4। तो सब लोग जानते हो मॉड लेके डिफरेंस करते हैं फ्रीक्वेंसी का तो नंबर ऑफ बीट्स मिलता है। तो वैसे इसमें डायरेक्टली मैं ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? F2 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो F2 का वैल्यू या तो होगा F+4 होगा, या तो F2 का वैल्यू क्या होगा? F-4 होगा, बिकॉज ये दोनों केस में डिफरेंस करेंगे, जैसे इस केस में डिफरेंस करेंगे 4 बिट्स, इस केस में डिफरेंस करेंगे 4 बिट्स, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों तो नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही आंसर होना चाहिए। तो चेक करेंगे आगे कौन सा होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? ये जो हमारा 4 बिट्स का फॉर्मेशन हो रहा था कितने टेम्परेचर हो रहा था? एट 51 डिग्री सेल्सियस। बाद में टेम्परेचर 16 करेंगे तो बीट का नंबर डिक्रीज होके 1 हो गया। आखिर क्यों हुआ? जैसे ये जो एयर कॉलम है हमारा यहाँ पे एयर कॉलम, तो एयर कॉलम का अगर टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो आखिर नंबर ऑफ बीट्स कम क्यों हुआ? मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी जरूर अफेक्टेड हुआ होगा। जैसे तुम लोग जानते हो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या लिखा जा सकता है? वी क्या लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो फ्रीक्वेंसी मैंने वी बाई लैम्डा लिख दिया। और ये एयर कॉलम है, तो एयर में सब लोग जानते हो साउंड का स्पीड क्या होता है, याद है ना लैप्लेस करेक्शन वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। एयर में साउंड का स्पीड क्या होता है बताओ? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई क्या? डेंसिटी, दैट इज व्हाट गामा पी बाई रो होता था। गामा पी बाई क्या? रो होता था। ओके, वैसे इसमें और अच्छे से देखा जाए तो सिंस यहाँ टेम्परेचर का बात हो रहा है, पी बाई रो सब लोग जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं पी बाई रो को क्या लिख सकते हैं? आर टी बाई एम। तो गामा आर टी बाई एम ऐसे लिख तो सकते हैं सर, लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इतना लिख लिया मैंने। यहाँ से साफ साफ देखो बाकी कुछ तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा हाँ ये जो फ्रीक्वेंसी है टेम्परेचर पर डिपेंड तो कर रहा है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड तो कर रहा है। और कैसा रिलेशन है देख पा रहे हो? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड तो कर रहा है और ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, तो टेम्परेचर डिक्रीज किया गया है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिक्रीज होगा, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो बीट्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है एज पर क्वेश्चन। पहले 4 बिट्स बन रहा था, बाद में 1 ही बिट बन रहा है। तो इसके लिए पता है दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। मैंने पहले बोला था, डिसाइड किया था कौन सा करेक्ट हो सकता है। अगर मान लो ये वाला ऑप्शन हम लोग सही मानते हैं, इस वाले फ्रीक्वेंसी को करेक्ट मान के चलते हैं, एज पर क्वेश्चन जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा ये फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने से क्या होगा? ये और कम हो जाएगा, F-5 हो सकता है, F-6 हो सकता है। वैसे केस में अगर तुम डिफरेंस करोगे ना तो अभी तो 4 बन रहा है, लेकिन बाद में क्या बनेगा? F-5 पे 5 बिट्स, F-6 पे क्या 6 बिट्स, F-7 पे क्या 7 बिट्स, कभी 1 बिट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल शायद होगा, ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल होना चाहिए। तो चेक करते हैं। इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता ना, तो डिक्रीज होते होते अगर फ्रीक्वेंसी मान लो ये डिक्रीज होते होते, मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ, मान लो F2 डैश का वैल्यू अगर डिक्रीज होते होते हो गया F+1 हो गया। तो वैसे केस में देखो अगर ट्यूनिंग फॉर्क के साथ इसका
फिर से इंटरफेरेंस कराया जाए तो कितने बिट्स का फॉर्मेशन होगा, 1 होगा। तो हाँ ये वैलिड लग रहा है ना। चलो चलते हैं। तो अगर ये हम लोग इन्फॉर्मेशन ये बात समझ चुके हैं तो चलो फिर फाइनली पूछा गया ये फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू होगा कितना, स्टार्ट किया जाए। तो सिंस एयर कॉलम का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगा, इसके लिए रिलेशन है हमारे पास, इसको 2 बार यूज़ किया जाए। फर्स्ट केस में तो जब फ्रीक्वेंसी F+4 था, एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी जब F+4 था उस समय टेम्परेचर कितना था, क्वेश्चन में देख लो 51 डिग्री सेल्सियस था। अब 51 को देखो डिग्री सेल्सियस इज ऐसा यूनिट तो है नहीं, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई मतलब सम करके देख लेना 273 और 51 कितना आना चाहिए। तो क्लियरली लिख सकते हैं कि हम लोग 324 है ना। तो ये हमारा आ गया 324 आ गया। ये अच्छे से ऐसे देखो ये 324 आ गया। नेक्स्ट एक बार और काम करते हैं। बाद में जब हमने टेम्परेचर कम किया तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होकर ये हो गया था, यानी F+1 हो गया था। और इस समय टेम्परेचर हमारा कितना हो गया, 16 हो गया था। अगर इसमें 16 ऐड करेंगे तो 16 ऐड करने से कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखा जा सकता है 289 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका अगर F का वैल्यू चाहिए तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, डिवाइड कर लिया जाए दोनों को। और कितना सिंपल रिजल्ट यार, ये मेरे ख्याल सब लोग समझ 18 हो जाएगा और ये कितना 17 होगा। तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है हमारा F+4 अपॉन क्या F+1, ये निकल के आ रहा है हमारा कितना 18 बाई क्या 70 निकल के आ रहा है। थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई किया जाए, मैं नेक्स्ट पेज में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेना सब लोग। तो फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे करने जा रहे हैं, चेक करो। सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा, क्या निकल के आ रहा है 18F + 18 दिस इज इक्वल टू व्हाट 17F और 17 4 34 का डबल यानी 68 होना चाहिए। यहाँ से निकल के आ रहा है F कितना निकल के आ रहा है 68 - 18 दैट इज व्हाट 50। तो 50 हर्ट्ज निकल के आ रहा है। और F हमने किसको अज्यूम किया था, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को। और यही शायद पूछा गया था कि ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी होगा कितना। तो 50 हर्ट्ज ही होना चाहिए। तो आई थिंक ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है, डी राइट हो रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट निकल के आ रहा है। तो चेक कर लेना, होपफुली क्लियर होना चाहिए। इस बार देखा जाए तो देख पा रहे हो 2 पुली है, 2 ब्लॉक है, इस तरीके से स्ट्रिंग को सस्पेंड कर दिया है। और मेरे ख्याल से क्या दिया है, वायर का लेंथ दिया था 1.5 और इसका मास भी दिया है, बहुत ही कम मास है 12 ग्राम दिया था। वैसे कैसे पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विथ विच द वायर वाइब्रेट्स इनटू 2 लूप्स लीविंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर बिटवीन द पुली एट रेस्ट। मेरे ख्याल से इस तरीके से सस्पेंडेड है, पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा, देख रहे हो इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। अब जैसे ही इसको सेक करेंगे वही हो गया, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा, समझ पा रहे हो। और एज पर क्वेश्चन 2 लूप बनना चाहिए और मिडिल पॉइंट रेस्ट में होना चाहिए, यानी समझ पा रहे हो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन जो होगा कैसा होगा। मैं काम करता हूँ, फिगर ड्रॉ कर ही लेता हूँ, अच्छा समझा देते हैं। नंबर 6 का सॉल्यूशन तो देखा जाए नो, एज पर क्वेश्चन एक पुल्ली हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और एक पुल्ली हमारा कहीं यहाँ पे लगा हुआ है। चलो ठीक है, इसके बाद ब्लॉक्स हमारा कनेक्टेड है। तो चलो चेक किया जाए, एक ब्लॉक हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसे और एक ब्लॉक हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं ये दोनों हमारा आपस में स्ट्रिंग ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड था। चेक किया जाए तो क्लियर सा बात है, ये समझ पा रहे हो। अगर हम लोग को निकालना है फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी का वही पुराना फार्मूला, फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज व्हाट v बाई क्या लैम्डा लिख सकते हैं। अब देखो वेवलेंथ का बात करेंगे और v के लिए सोचेंगे तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, बताओ फार्मूला क्या निकलता था, v इज इक्वल टू व्हाट √T/μ, जहाँ पे T हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया और म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, लीनियर मास डेंसिटी होता है। तो म्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, लीनियर मास डेंसिटी होता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो तो हम लोग क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। चेक करते हैं, पहले टेंशन निकाल लेते हैं। तो क्लियर सी बात है 9 kg है तो नीचे हमारा 90 न्यूटन, नियरली 90 न्यूटन मान सकते हैं। जी का वैल्यू मैंने 10 लिया है यहाँ पे, मान लेना। ओके, टेंशन तो ऐसे ही मिलेगी, हमारा सिस्टम बैलेंस्ड है तो टेंशन हमारा कितना निकल के आ गया, 90 न्यूटन ही निकल के आ गया। ओके, तो टेंशन तो मिल गया हमारा स्ट्रिंग में, नियरली थ्रू आउट द लेंथ टेंशन यूनिफॉर्म मान सकते हैं बिकॉज मास स्ट्रिंग का काफ़ी कम है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हमारा निकल चुका है, कितना निकल के आ रहा है, 90 न्यूटन निकल के आ रहा है। एक पार्ट तो हो गया। रहा बात म्यू का, तो म्यू का काम भी इजीली किया जा सकता है बिकॉज मैंने चेक किया था स्ट्रिंग का मास, स्ट्रिंग का लेंथ गिवन था, तो ये कहीं भी निकाल लिया जाए। लीनियर मास डेंसिटी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ साइड में। जैसे देखो म्यू हमारा मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास हमारा गिवन है एज पर क्वेश्चन 12 ग्राम, यानी 12 × व्हाट 10⁻³ लिख सकते हैं। और नीचे लेंथ, तो लेंथ का बात किया जाए, लेंथ हमारा कितना दिया है, 1.5 दिया था। चलो ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ दिया जाए। तो ये हो गया इतना kg/m³, मैंने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, इतना kg/m³ हो गया। ठीक है, इसको हटा दिया जाए। अब देखो टेंशन भी हमारे पास है, म्यू भी है। अब रहा बात लैम्डा का बात करते हैं, तो एज पर क्वेश्चन बताओ यहाँ पे 2 लूप बनना चाहिए, सबने पढ़ा था। तो स्टैंडिंग वेव का जो फॉर्मेशन होगा कुछ ऐसा होना चाहिए, आई थिंक अग्री करोगे, कुछ ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए स्टैंडिंग वेव का, ऐसा। और ये वाला मिड पॉइंट क्या होगा, हमारा नोड बनेगा यहाँ पे, रेस्ट में रहेगा, ये कहीं नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा था, मिडिल पॉइंट को क्या रखना था, रेस्ट में, 2 लूप बनेगा। तो इस केस में क्लियरली देख पा रहे हो, अगर ये लेंथ को देखा जाए तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट वेव लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट वेव लेंथ, है ना। ये हमारा एक वेव का लेंथ हो गया।
और ये स्ट्रिंग का लेंथ आई थिंक गिवन ही क्वेश्चन में 1.5 दिया था। मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, देख लेना। जैसे देखो वेवलेंथ, तो क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ वेवलेंथ का रोल कौन प्ले कर रहा है बताओ, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ऐसे ही रहने दो और सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये 1/L, लैम्डा का वैल्यू लिख सकते हैं L, और V का वैल्यू कितना हमारा T/μ है। यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। 1/L और T रहने देते हैं, म्यू को क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, मेरे ख्याल से एक लेंथ हमारा कैंसिल होगा और निकल के क्या आ रहा है कैलकुलेशन T, और रूटेल कैंसिल करेंगे तो लिख सकते हैं क्या बताओ, ml लिख सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए, टेंशन हमने निकाला था 90 न्यूटन, नीचे देखा था मास दिया था शायद स्ट्रिंग का 12 ग्राम दिया था, तो 12 × 10⁻³ हो गया, और स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया था 1.5 दिया था, ऐसा दिया था। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग तो निकल के आएगा कितना हमारा 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो शायद लिखा जा सकता है इसको सिंपली 90, मैं डेसिमल हटा रहा हूँ, एक 0 और ऊपर जाएगा, तो 90/12 × 15 ही लिख लो ऐसे ही, और इंटू कितना हमारा 10⁻⁴ लिखा जा सकता है, ठीक ठाक है। और ऐसे केस में कैलकुलेशन अगर किया जाए तो ये 6 टाइम्स में ईजिली कैंसिल हो रहा है और ये 2 टाइम्स में ईजिली कैंसिल हो रहा है, तो मेरे ख्याल से निकल के आ रहा है कितना हमारा 10 का स्क्वायर और बाई का √2 निकल के आ रहा है। और 1/√2 सब लोग जानते हो, डिस्लाइस भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 0.707 होता है, और इंटू कितना आ रहा है हमारा 100 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे आ रहा है कितना बताओ 70.7 हर्ट्ज आ रहा है, 70.7 हर्ट्ज आ रहा है, ये राइट आंसर होना चाहिए। और ऐसा ऑप्शन है कि नहीं देख लेते हैं, तो हाँ एक ऐसे ऑप्शन है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली पूछा गया था, एक्जैक्टली नहीं पूछा गया, अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली सबसे क्लोज किसके बताओ, अगेन ऑप्शन डी आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होना चाहिए था, ठीक है। इस क्वेश्चन का अगेन बताओ ऑप्शन डी राइट होना चाहिए, तो देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, होपफुली क्लियर होना चाहिए। अगेन क्वेश्चन सिंपल ही था, स्टैंडिंग वेव था, स्ट्रिंग में वेव का वेलोसिटी क्या होता है उसमें बेस्ड हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो फाइनली देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा रेजोनेंस ट्यूब का है, और ये पुराना है और ये जैग्ड है। जैग्ड एंड का मतलब हो गया थोड़ा उसका एंड खुरदुरा हो गया, ख़राब हो गया, वैसे कि इसमें एंड करेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको हमने, वही बात है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं, वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 केस दे रखा है, पहले केस में ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 512 था, और फर्स्ट रेजोनेंस के लिए बताओ वो जो वाटर हमने इससे फिल किया था, रेफरेंस मार्क के कितना नीचे था 11 सेंटीमीटर। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया गया दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क से, और इस पर जब हमने वाटर फिल किया तो बताओ वो कितना नीचे था, रेफरेंस मार्क के 27 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पूछा जा रहा है कि हमारा वही स्पीड ऑफ साउंड होगा क्या। तो देखा जाए फिर से ये क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, यहाँ से चेक करना। तो वही बात है, रेजोनेंस ट्यूब मेथड से जानते हो सब लोग स्पीड ऑफ साउंड निकाला जा सकता है। यही हम लोग एक ट्यूब ले लेते हैं, ओपन ट्यूब मान लेना, और इसमें अगर मान लो वाटर हम लोग फिल कर लेते हैं, वाटर ऐसे फिल कर लेते हैं, तो सबको पता है कि यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह रखा जाता है, ऐसे एक ट्यूनिंग फॉर्क रखा जाता है, और इसको वाइब्रेट करा के यहाँ पे लेके आएंगे। तो जैसे जैसे इस ट्यूब को ऊपर या नीचे करते हैं एक टाइम पे क्या होता है, लाउड साउंड सुनाई देता है। तो पहली बार जब लाउड साउंड सुनाई देगा तो उसके लिए रेजोनेंस कंडीशन याद तो होना चाहिए सबको, ऐसा कुछ होगा। लेकिन इसका एंड क्या है, जैग्ड है, तो इसलिए एंड करेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको ऐसे ही बाहर दिखा लेते हैं और एंड करेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे तो समझ पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ये जो लेंथ होगा हमारा ये कितना होना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लेंथ हम लोग लिख सकते हैं कितना बताओ, λ/4 लिख सकते हैं। बट देखा जाए तो एज पर क्वेश्चन ये हमारा लेंथ ऑफ ट्यूब यहाँ कितना L मान लिया जाए, और एंड करेक्शन का ध्यान देंगे तो एंड करेक्शन को E मान लेते हैं। इस तरीके से एक रिलेशन यहाँ से निकल के आएगा, बताओ क्या, L+C कितना आ रहा है बताओ, λ/4 निकल के आ रहा है, ठीक है। ये हमारा काम करेगा, हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर आगे देखा जाए, फ्रीक्वेंसी दोनों केस में दे रखा है, दोनों केस में हमारा फर्स्ट रेजोनेंस का ही बात हो रहा है। फ्रीक्वेंसी दोनों केस में अलग अलग है, 2 अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है बताओ, V/λ होता है, V/λ। इसका देखा जाए तो V में एज इट इज रहने देता हूँ, V तो निकालना टारगेट हमारा, और लैम्डा का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हमारा बताओ, 4L+E हो गया। चलो ठीक है, एक फार्मूला बंद हो गया। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1 में फ्रीक्वेंसी कितना दिया है बताओ। तो फ्रीक्वेंसी मैंने देखा था 512 दिया था, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, V/4, और लेंथ कितना दिया है केस 1 में, तो सारे 11 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट करना, 0.11 लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं बताओ, E, ये तो नहीं पता है। इसका चलते हैं क्वेश्चन केस 2 में। इस बार हमने 256 वाला यूज़ किया था, लिख सकते हैं क्या, V/4, और क्या लिखना पड़ेगा, इस बार जो डिस्टेंस था 27 सेंटीमीटर, यानी 0.27 प्लस E लिखा जा सकता है। इस तरह से 2 इक्वेशन बंद हो गया हमारा। नेक्स्ट करेंगे क्या आप लोग, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, निकालना क्या वो ध्यान दो। मेरे ख्याल से सब लोग समझ पा रहे हो क्या निकालना है हम लोग को, V निकालना है, तो E को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है तो लिख लेना। मॉडिफाई करने का मतलब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ और लिख सकते हैं कि हम लोग 0.11 प्लस क्या E, दिस इज इक्वल टू व्हाट,
बी वाई क्या 4, और चलो ऐसे ही रहने दो, बाद में कैलकुलेशन किया जाएगा 512। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैसे ही, 0.27 प्लस ई, और अगेन लिख सकते हैं, बताओ कितना, वी बाई 4, इस बार लिखा जा सकता है 256। और बेटर है ई को एलिमिनेट करना है तो मेरे ख्याल से दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ लेना थोड़ा सा, मेरे ख्याल से इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये सेकंड मान लेना है, फर्स्ट मान लेना, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेना, माइनस माइनस माइनस, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर जो रह जाएगा मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ। तो डिफरेंस करने से मिल रहा है कितना, हमारा लेफ्ट LHS में मिल रहा है 0.16 आ रहा है, और RHS में डिफरेंस करने से आएगा क्या, कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो V/4 इंटू 256, ये पूरा कॉमन ही निकाल लिया जाए। अंदर बचेगा क्या, बस बताना 1, और ऊपर क्या रह जाएगा, कॉमन निकालेंगे बस 1/2 रहेगा, है ना, सिंपल ही कैलकुलेशन। इस तरीके से देखा जाए, अगर तुम प्रोडक्ट करोगे तो मेरे ख्याल से ये 8 आ गया ना। तो हाँ, स्पीड हमारा फाइनली कितना आ रहा है, 8 इंटू 256 इंटू कितना आएगा, ये 0.16 आ रहा है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो मेरे ख्याल से सारे स्पीड ऑफ साउंड जितना होता है यार में उसके आसपास ही आना चाहिए। तो मैं करके देख लेता हूँ, 8 इंटू 0.16 लिख सकते हैं इंटू 256, तो 327.68 आ रहा है, ये आ रहा है 327.68 आ रहा है, ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड निकल के आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है तो हाँ, क्लोज पूछा गया है तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए राइट होगा इस क्वेश्चन का, है ना, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। तो देख लेना, ऑप्शन ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। होपफुली क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए नंबर 8 में क्या दिया है, तो नंबर 8 में देखा जाए वही हमारा मेरे ख्याल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हो रहा है, रेडिएशन गिर रहा है, फोटोन्स वगैरह निकल के बाहर आ रहा है। बोल रहा है क्या, अज्यूम दैट ईच फोटोन्स इंसिडेंट अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड इफ इट्स एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। हाँ, ये तो जानते ही हम लोग कि अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, लेकिन यहाँ अजम्पशन ये लेके चल रहा है कि हर एक फोटोन बताओ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, हर एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, ऐसा अजम्पशन लेके चल रहा है। इसके बाद ये तो जान रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। देखा जाए क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, मेरे ख्याल से सब कुछ कंडीशन दिया है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है सेट, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है ना, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो देख लो अच्छे से क्या क्या होना चाहिए मैच द फॉलोइंग में। सबसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है सैचुरेशन फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। तो सैचुरेशन फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी मेरे ख्याल से देखो, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो ये मान लो हमारा सैचुरेशन फोटो करंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गया। इंटेंसिटी को कैपिटल आई लिख रहे हैं और ये करंट हो गया। ठीक से देखा जाए ना तो हम लोग इतना तो जानते हैं ना, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि उस रीजन में जो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो क्या हो गया, बढ़ गया ना। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्लियर होता है नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, और पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, पर सेकेंड, वो इंक्रीज होगा। और जितना ज़्यादा फोटोन्स गिरेगा, क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है हर एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का सीधा सा मतलब है, जैसे ध्यान देना, करंट हमारा होता क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे तो डिपेंड करता है फोटो करंट। तो करंट ऐसा लोग जानते हैं क्या, Q/T होता है, क्लियर है। और यहाँ पे Q को लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। और इस तरीके से हम लोग सोचें यहाँ पे कि कैसे वेरिएशन होना चाहिए। तो I इज इक्वल टू वॉट, हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं E, और एक है N/T, ऐसे ही लिख लेना। और ये बिल्कुल सीधा साधा रिलेशन आ रहा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं वही बता रहा है कि कितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेगा, तो बिल्कुल लीनियर रिलेशन है, जितना ज़्यादा फोटोन्स गिरेगा उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ने का सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, और अगर ये इंक्रीज होगा तो मेरे ख्याल से करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लीनियर रिलेशन ही आएगा। चाहो तो मान सकते हो y इज इक्वल टू वॉट, mx ऐसे लिख सकते हो, ये इंटेंसिटी का ही रोल प्ले करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन होगा क्या इसका, ऐसा वाला ग्राफ होना चाहिए। ये सब पढ़े हो, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, स्टिल मैं बता रहा हूँ बिकॉज सब कुछ हो चुका है, डायरेक्ट मैच कर देना चाहिए था मुझे। बताओ 1 का क्या निकल के आ रहा है, 1 का निकल के आ रहा है, बताओ R निकल के आ रहा है, हो गया। पहले वाले का R होगा। फिर चलते हैं सेकंड वाले में, देखते हैं क्या है। तो सेकंड वाले में बोल क्या रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट वर्क फंक्शन अलग अलग है। तो ये सुनते ही याद आएगा आइंस्टाइन्स का फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन। बताओ E इज इक्वल टू क्या होता है, 5 प्लस K मैक्स होता है, 5 प्लस K मैक्स होता है। अगर ये हम लोग जानते हैं तो मेरे ख्याल से काइनेटिक एनर्जी वर्सेस क्या, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा गया। तो लिख सकते हैं K मैक्स, चलो ऐसे ही लिखते हैं, K मैक्स एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, H म्यू माइनस क्या, फाई, ऐसा लिखा जा सकता है। और सिंपली देख लो, अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला ही ग्राफ कुछ लग रहा है वैसे ही है। तो Ke मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो देखा जा रहा है किसका काम कर रहा है, वाई एक्सिस का।
फ्रीक्वेंसी किसका काम कर रहा है, एक्स एक्सिस का, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसे लिखा जा सकता है ना। और ये अगर समझ में आ रहा है तो ग्राफ कैसा होना चाहिए हमारा, स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। अब लेकिन साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिफरेंट वर्क फंक्शन, अलग अलग वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन बदलेगा तो इंटरसेप्ट बदलेगा, है ना, इंटरसेप्ट बदलेगा, और इंटरसेप्ट बदलेगा तो मेरे ख्याल से और ग्राफ कैसा बना सकते हैं, एक ऐसा ड्रॉ कर लो, एक ऐसा ड्रॉ कर लो, समझ पा रहे हो, वर्क फंक्शन अलग अलग होगा तो इंटरसेप्ट क्या होगा, चेंज होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हाँ ये एस होना चाहिए इसका, ये 2 का क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो कहीं एक ही जगह लिखा जाए, यहीं पे लिखते हैं 2 का क्या निकल के आ रहा है, एस निकल के आ रहा है, एस। तो चलो 2 का एस निकल के आ रहा है हमारा, ठीक है, ये होना चाहिए था। और हाँ ये सब डॉटेड लाइन से दिखाएंगे बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हमारा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, ये रियली में नहीं होगा यहाँ पे, है ना। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नंबर 3 में क्या पूछा गया, देखा जाए फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इंटेंसिटी अलग अलग होगा तो मेरे ख्याल से सैचुरेशन करंट अलग अलग होगा, तो सैचुरेशन करंट अलग अलग होगा तो मेरे ख्याल से कौन सा होगा, 3 का क्यू हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं, सब पढ़े हो, 3 का क्या क्यू हो गया। और बताना एक रह गया हमारा लास्ट वाला, तो लास्ट वाला जो रह गया वही बचा, फोटो करंट वर्सेस क्या अप्लाइड वोल्टेज। तो फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, लेकिन वर्क फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो सैचुरेशन करंट क्या होगा, सेम होगा सारे केस में, और वर्क फंक्शन अलग अलग है तो वर्क फंक्शन अलग अलग है तो सेम रेडिएशन गिरेगा तो होगा क्या बताऊँ, वर्क फंक्शन अलग है तो सारे केस में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, देखो एनर्जी सेम है बट वर्क फंक्शन अलग है तो सबका काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगा। तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे केस में आई थिंक क्लियर हो रहा है कि इसका ऑप्शन पी होना चाहिए, 4 का क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 का क्या निकल के आ रहा है, पी निकल के आ रहा है। तो ये हमारा डिस्कशन का समरी है। इस तरीके से देखा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, चेक किया जाए जल्दी से। ऑप्शन तो यहाँ दे रखा होगा, हाँ। तो 1 का आर निकला, 2 का एस निकला, 3 का क्यू निकला, 3 का क्यू, और 4 का पी। मेरे ख्याल से ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, बट यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मे बी तुम लोग सीक्वेंस में ही जाना, ABCD ही जाना। अगर इसको बी मानते हैं, ABCD, अगर इसको बी मानते हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बट यहाँ गलती से उसको सी लिख दिया है। ये करेक्शन करा दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, यहाँ पे बी होना चाहिए था, ठीक है। तो चलो क्लियर है कि मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, देख लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगेन कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन मिल गया। मेरे ख्याल से स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस क्या हमारा फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, सब लोग जानते हो अच्छे से। मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे क्या होता है, सब लोग जानते हो E इज इक्वल टू क्या होता है, 5 + K मैक्स। ये हो गया रिलेशन हमारा। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना है वर्सेस फ्रीक्वेंसी h म्यू, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5 + EV0 लिखा जा सकता है। हमने सीखा है क्लास में सारा। EV0 इज व्हाट, h म्यू माइनस क्या 5, अच्छे से लिखा था तो V0 इज इक्वल टू व्हाट, h/E म्यू माइनस क्या 5/E, ऐसे लिख तो सकते हैं। इस तरीके से हमारा ग्राफ जो बनेगा, ये काम कर रहा है किसका बताओ, y एक्सिस का, देख पा रहे हो, y इज इक्वल टू व्हाट, ये काम कर रहा है x का, तो y इज इक्वल टू mx + c, ऐसा बन के आ रहा है। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं 2 डिफरेंट मेटल का ग्राफ है। तो मेरे ख्याल से ग्राफ ऑलरेडी वहाँ ड्रॉ करके दिखाएगा, स्टिल मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा क्या है, V0 है, और ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ग्राफ हमारा ऐसा बनना चाहिए था। ये फर्स्ट मेटल का, मैं डॉटेड लाइन से दिखाना चाह रहा था, देखो ये फर्स्ट मेटल का, वैसे ये सेकंड मेटल का। मैंने अलग क्यों दिखाया, क्योंकि दोनों का वर्क फंक्शन अलग तो होगा ना, वर्क फंक्शन अलग तो इंटरसेप्ट भी क्या अलग ही होगा। तो इस तरह से ये मेटल 1 है एज पर क्वेश्चन, ये M1 है, और ये वाला क्या है, M2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बताओ क्या इंटरसेप्ट क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं -φ1 क्या E लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -φ2/E लिखा जा सकता है। इस तरीके से देखा जाना, पता वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है, मेटल 2 का ज़्यादा है। वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है, मेटल 2 का ज़्यादा है, इतना तो समझ में आना चाहिए। मेटल 2 का वर्क फंक्शन ग्रेटर होगा किससे बताओ, मेटल 1 से। ये सब इन्फॉर्मेशन ऐसे ही कलेक्ट कर लो। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है, स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ h/E। तो स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ h/E, आई थिंक बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में चलते हैं, M2 विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। क्या लगता है, M2 ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो पता है यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली देख रहे हो हम लोग, क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज सेम फ्रीक्वेंसी बोल रहा है ना, लिख सकते हैं बताओ क्या, h म्यू माइनस क्या 5। तो इससे ये समझ में आ रहा है M2 के बारे में बोल रहे हैं। M2 का बताओ वर्क फंक्शन ज़्यादा है ना, M2 का देखो वर्क फंक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से काइनेटिक एनर्जी उसका कम होना चाहिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ग्रेटर होगा। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है। तो उसका ऑप्शन ए निकल के आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना, 9 का क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। होपफुली क्लियर है सबको। तो 10 में देखते हैं क्या दिया है। तो 10 में देख पा रहे हो मेरे ख्याल से एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास गिवन था और एक फोटोन है, दोनों का एनर्जी सेम दिया है और रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा जा रहा है।
तो आई थिंक ईजी है। अगर मान लो पहले इलेक्ट्रॉन क्या लिख लिया जाए, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली ने वेवलेंथ निकालना सिखाया था। ऐसे होता क्या, h/p होता है और पार्टिकल का मोमेंटम उसके काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 2me। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन ये लिखा जा सकता है। ये हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये फॉर इलेक्ट्रॉन हो गया, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला वाला इक्वेशन हो गया, इसको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन। फिर बात करते हैं केस 2 में, किसके लिए, फोटोन के लिए। तो फोटोन के लिए तो और आसान है, फॉर फोटोन। तो फोटोन के लिए सब लोग जानते हो क्या लिखा जा सकता है, सिंपली E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा, है ना। चलो ऐसे ही लिख देते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, SC बाई लैम्डा। ये फोटोन का एनर्जी होता है, लैम्डा P लिख देते हैं फोटोन के लिए। तो यहाँ से देखो फोटोन का जो वेवलेंथ निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, HC बाई E निकल के आ रहा है, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन, मान लेना। नाउ एज पर क्वेश्चन करना क्या, दोनों का रेशियो पूछा गया है ना, दोनों का रेशियो पूछा गया, देख पा रहे हो। तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो यानी डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे मेरे ख्याल से लैम्डा E, ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो लैम्डा E अपॉन क्या, लैम्डा P कितना निकल के आ रहा है देखो। तो पहले लैम्डा E का वैल्यू लिख लिया जाए, h बाई क्या, रूट ओवर क्या, 2me और इनटू इसका तो उल्टा लिखना पड़ेगा नीचे, है ना। तो लिखना पड़ेगा SC अपॉन क्या, E लिखना पड़ेगा। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन किया जाए, H तो कैंसिल हो रहा है लेकिन बाकी, अच्छा एक E भी कैंसिल कर सकते हैं, रूट E। तो ये निकल के आ रहा है हमारा क्या, रूट ओवर E बाई क्या 2m, और यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं शायद 1/c लिख सकते हैं, 1/c। ऐसा कुछ ऑप्शन आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन है तो हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन बी राइट होगा इसका, ऑप्शन बी, है ना। इजी क्वेश्चन था, देख लेना। क्लियर हो गया, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है PYQ में। तो चलो देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 भी फेमस ही क्वेश्चन है, ये भी फ्रिक्वेंटली रिपीट होते ही रहता है क्वेश्चन। 11 में देखा जाए तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी दे रखा था, उसको फील्ड में रख दिया तो ऑब्वियसली उसे फोर्स लगेगा, एक्सेलरेट करेगा वो। इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा था, पूछा जा रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ टाइम t के बाद क्या होगा। तो देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, उसको v लिखना है, u लिखना है, जो लिखना है लिख लो। मैं जैसे दिया वैसे लिख देता हूँ। चलो v कितना दिया था हमारा, v0 i कैप प्लस क्या, v0 j कैप, ऐसा दिया था। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली, देख लेना थोड़ा, ये इनिशियल वेलोसिटी है। नेक्स्ट अगर बात करें इनिशियल वेवलेंथ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, तो क्या लिखना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू h/mv लिखना चाहिए। लैम्डा इक्वल टू व्हाट, h/mv इनिशियल वेलोसिटी। या इनिशियल देखो ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो बस स्पीड ही चाहिए हम लोग को, h/m रहने देना। और रहा जाए इसका मैग्नीट्यूड, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो √2v0, है ना। v निकल के कितना आ गया, √2v0 निकल के आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये हमारा हो गया लैम्डा नॉट का वैल्यू। तो जब टाइम 0 था और ये केस दिया था इनिशियली, है ना, इनिशियली ये दिया था, एट t इज इक्वल टू 0 ये दिया था, ऐसे लिखते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 हमने डिस्कस कर लिया, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट आते हैं, पूछा जा रहा है t इज इक्वल टू t, एट t इज इक्वल टू t क्या होगा। तो क्लियर सा बात है, अगर फील्ड में रखोगे इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करे तो उसका वेलोसिटी बदलेगा, तो स्पीड बदलेगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या होगा, चेंज तो होगा, चेंज होगा। तो नया वाला जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो लिखा जा सकता है h बाई क्या, mv डैश मान लेते हैं, जहाँ v डैश हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा। और फाइनल वेलोसिटी निकलेगा कैसे, यहाँ देख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन ही था हमारा, और इस तरह से एक्सेलरेशन अगर देखा जाए, एक्सेलरेशन क्या लिखा जा सकता है, तो f इक्वल टू क्या होता है, q ही होता है, इलेक्ट्रोस्टैट वाला फार्मूला। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, f इक्वल टू व्हाट, -e, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। यहाँ से देखो एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया, तो ये माइनस है और इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस दिया था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं प्लस ई नॉट बाई क्या m, और इसका डायरेक्शन क्या है बताओ, k कैप है। और t टाइम के बाद पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी होगा क्या, आफ्टर t इज इक्वल टू t व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को मैंने v डैश यहाँ माना है, ये निकालना था। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लिया जा सकता है, v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस at का हेल्प लिया जा सकता है, हेल्प ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ से देखो फाइनल वेलोसिटी को मैंने v डैश माना था, दिस इज इक्वल टू इनिशियल कितना है, v0 i कैप प्लस कितना है, v0 j कैप है, और प्लस एक्सेलरेशन ऊपर से कॉपी कर लिया जाए। एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा का k कंपोनेंट आ गया। इस तरीके से देखा जाए तो अगर इसका मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करेंगे लैम्डा, तो आना चाहिए h बाई क्या m। नाउ v डैश का बात करें तो इसका रूट ओवर करके मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए, रूट ओवर करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूँ 2v0 स्क्वायर प्लस ई नॉट, चलो सबका स्क्वायर करके लिख देते हैं, बाई क्या होगा m स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, मिलता जुलता तो है। देखो लैम्डा नॉट के फॉर्म में दिया था, तो इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर और भी कोई स्ट्रैटेजी फॉलो किया जा सकता है, और स्ट्रैटेजी फॉलो करने का मतलब पता है, ऑप्शन देके समझ पा रहा है, इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक काम को ये वाला पार्ट ही कॉमन निकाल लो, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे देखो मैं यहीं पर लिख देता हूँ और यहीं पर लिख लिया जाए। तो इसके बाद हम लोग चाहें तो उसको लिख सकते हैं लैम्डा दिस इज इक्वल टू व्हाट, h ये h है बाई क्या m, और नीचे वाले पार्ट में से अगर मैं सोच रहा हूँ इसी को बाहर रख लूँ थोड़ा सा,
2v0 यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 माइनस क्या लिख सकते हैं ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, पहले से क्या बताऊँ एम स्क्वायर है, और ये भी लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो 2v0 स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से लिखा तो जा सकता है, और ये लिखा जा सकता है। तो फाइनली इसको अगर बाहर निकालेंगे ना, इस वाले पार्ट को अगर बाहर निकालते हैं, इस वाले पार्ट को ध्यान दो, तो ये हमारा किसके जैसा हो गया, इसके जैसा ही हो गया है ना, v0 का स्क्वायर तो रूट के बाहर आके इसके जैसा ही हो जाएगा, सेम हो गया। तो ये पूरा एक्चुअली किसको इंडिकेट कर रहा है, लैम्डा नॉट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन का। नहीं तो लैम्डा नॉट अपॉन दिस क्वांटिटी ऐसा होना चाहिए, लैम्डा नॉट अपॉन है तो ऑप्शन है ना। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी राइट होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी राइट होना चाहिए। तो देख लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, होपफुली क्लियर होना चाहिए। नंबर 12, तो अगर नंबर 12 चेक करेंगे तो यहाँ देखो हमारा क्या एक रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। 2 kg यूरेनियम है, 30 डेज में पूरा कंज्यूम होने वाला है। पर फिजन का एनर्जी ऐसे भी जानते हैं हम लोग, दे दिया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एवोगाड्रो नंबर वगैरह दिया था, कन्वर्शन दिया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट। पूछा जा रहा है पावर आउटपुट ऑफ द रिएक्टर, कितना मेगावाट का वो कितना मेगावाट का वो रिएक्टर है, मतलब किस रेट से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, वो ये पूछा जा रहा है। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये निकाल लो टोटल एनर्जी कितना प्रोड्यूस किया। जैसे 2 kg है ना, तो 2 kg कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, पता है एक फिजन में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो जितना एटम होगा यूरेनियम का उतना ही एनर्जी रिलीज, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे, यूरेनियम का नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलता है सब लोग जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट, एवोगाड्रो नंबर, इसीलिए दे रखा था। आगे बढ़े तो इसको लिख सकते हैं मास बाई मोलर मास। मास कितना 2 kg, अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 2000 बाई क्या लिखना चाहिए मुझे, मोलर मास इसका कितना दिया 235 है, तो यहाँ 235 से इसको डिवाइड कर लिया जाए N2। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 ही रहने दो, बिकॉज हमने ग्राम में ही लिया है। अगर केजी में लेते तो ये पुट कर लेते, है ना। नेक्स्ट इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, मैं कर ही लेता हूँ थोड़ा, तो ये आ रहा है 51.26 आ रहा है, ये आ रहा है 51.26 आ रहा है इंटू 10⁻23। इतना आइटम्स था, तो टोटल एनर्जी कितना रिलीज हुआ होगा, है ना। टोटल एनर्जी जो रिलीज हुआ होगा ई टोटल लिख देते। तो एक एटम कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है 200, तो n इंटू 200 करना पड़ेगा ऐसे, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अच्छे से लिखा जाए तो n का वैल्यू ऊपर से कॉपी करते हैं 51.26 इंटू 10⁻23, ऊपर से ये वाला कॉपी आ गया 200, और मेगा मेगा रहने दो बिकॉज मेगा के फॉर्म में आंसर है। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज आंसर वॉट में दिया है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकते हैं। तो इतना जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होने वाला है, मेगा जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होने वाला है। इसको अगर एक बार और सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, तो नंबर्स को एक बार सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 51.26 है मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 कितना आ गया हमारा 164 आ रहा है कुछ, है ना। तो 164 और पावर देख लिया जाए तो पावर आई थिंक आएगा 25 - 19 यानी 10⁻6 आएगा मेगा जूल। इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ये एनर्जी कितने दिन प्रोड्यूस हो रहा है, 30 डेज में प्रोड्यूस हो रहा है, 30 डेज। बट वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, तो पर सेकंड में निकालना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेशन तो दिया है यहाँ पे, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन तो है। तो 30 डेज को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 30 डेज को सेकंड में कन्वर्ट करने का मतलब टाइम कितना लगा इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो 30 डेज है, 30 डेज हर दिन में 24 घंटा 60 मिनट और 60 सेकंड्स। तो ये करना तो पड़ेगा सेकंड्स के लिए, मल्टीप्लाई करके देखा जाए। देखो तुम लोग को रखना पड़ेगा, क्या करोगे, सब क्वेश्चन आते रहता है, कैलकुलेशन एक्सपर्ट बनना पड़ेगा तुम लोग को। तो ये आ रहा है हमारा 2.59 इंटू 10⁻6 आ रहा है सेकेंड्स, ठीक है, इतना ही आ रहा है। अब मेरे ख्याल से मिल गया। तो पावर अगर चाहिए तो मेरे ख्याल से हो गया काम हमारा। पावर होता है क्या, एनर्जी बाई टाइम होता है। पावर इज व्हाट, एनर्जी बाई टाइम। बस डिवाइड कर लेना, आंसर मिलना जरूर चाहिए सेट। तो देखा जाए 164 को अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 2.59 से तो 63.32 आ रहा है। और ये डिवाइड करने का मतलब देखो होगा क्या ना, ये 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, मेगा जूल पर सेकंड, यानी लिख सकते हैं मेगा वॉट, लिख सकते हैं मेगा वॉट। ये आंसर होना चाहिए। ये आंसर निकल के आ रहा है, लेकिन हाँ देखो एग्जैक्टली ऐसा तो है नहीं, इसलिए देखो आंसर देखो लिखा है क्लोज टू। किसके सबसे क्लोज है देखो, तो एज पर गिवन ऑप्शंस सबसे क्लोज किसके बताओ, सी के। तो ऑप्शन सी इसका राइट होना चाहिए, ऑप्शन सी। होपफुली क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो, म्योन एक फेमस ही क्वेश्चन है, देख लो म्योन के बारे में क्या दिया है। ये वाला क्वेश्चन आ ही रहा है आजकल, रिसेंटली रेगुलर आ ही रहा है। तो म्योन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और क्वेश्चन में दे रखा है कि मास ऑफ न्यून क्या बताओ। अच्छा ये दिया ना कि इसका जो चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, नेगेटिवली चार्ज है और चार्ज इसका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन के जैसा ही, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन के जैसा है। बट मास क्या दिया 200 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। वैसे कैसे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि अगर म्योन बाउंड है किससे बताओ, हाइड्रोजन लाइक एटम से। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, एक पता है प्रोटॉन होता है सेंटर में और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से बाइंडेड होते हैं,
मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से ऐसे बाइंडेड होते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन आइटम ऐसा ही होता है। बट एज पर क्वेश्चन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर देते हैं किसी अलग पार्टिकल म्यून से, म्यून का चार्ज क्या दिया है? म्यून का चार्ज बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसे -c है, देख पा रहे हो, लेकिन हाँ इसका जो मास है वो 200 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से। इसका मास क्या है? 200 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से, ऐसे लिख सकते हैं 200 टाइम्स हैवी। तो देखो ये भी तो घूम सकता है ना, और हो सकता है किसी दुनिया में ऐसा भी हो रहा हो कि वहाँ पे एटम का प्रोडक्शन ऐसे ही होता हो, फंडामेंटल एंटिटी। हमारे यहाँ तो प्रोटॉन से बाइंडेड होता है इलेक्ट्रॉन, बट मान लो प्रोटॉन से बाइंडेड कौन है? हमारा म्यून बाइंडेड है। ऐसे कैसे पूछा जा रहा है ये सारे क्वांटिटी के बारे में? तो ये पता तभी होगा जब तुमको डेरिवेशन का रिजल्ट याद है। यहाँ डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, क्लास में ऑलरेडी सारा अच्छे से हो चुका है। यहाँ देखो ए, ऑप्शन ए। तो बस फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, लास्ट रिजल्ट से तुमको डेरिवेशन का इंटरमीडिएट जो मिला था वैल्यूज़ उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रेडियस बोल रहा है 200 टाइम्स कम हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज डेरिवेशन चेक करना रेडियस का मास के साथ कैसा रिलेशन आता है, इन्वर्स रिलेशन आता है। तो अगर मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है, बिकॉज चार्ज तो सेम ही है, बस मास पे ही ध्यान देना है। तो मास 200 टाइम्स ज़्यादा हो गया तो रेडियस 200 टाइम्स क्या होगा? कम होगा। तो आई थिंक पहला ऑप्शन तो मुझे करेक्ट लग रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। ऑप्शन बी देखा जाए, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? स्पीड हमारा 100-200 टाइम्स कम हो जाएगा। तो नहीं, स्पीड हमारा मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, स्पीड हमारा मास पे डिपेंड नहीं करता है। स्पीड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सब चेक कर सकते हो, डेरिवेशन कॉपी में होगा सारा, ऑफ मास। ये मास पे डिपेंड ही नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नंबर 3 में चलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द म्यूनिक एटम वो 200 टाइम्स ज़्यादा होता है। आयोनाइजेशन मतलब वही ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे भेजना। तो ऐसे कैसे समझ पा रहे हो? एनर्जी, हाँ एनर्जी मास पे डिपेंड करता है। टोटल एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन का मास पे डिपेंड करता है। तो अगर मास 200 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा तो एनर्जी भी क्या होगा? 200 टाइम्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। वैसे इसमें एनालाइज करने के लिए उतना ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो आई थिंक करेक्ट है ऑप्शन सी, क्या हमारा करेक्ट होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आई थिंक मिसप्रिंट है, फिर से ये सब करेक्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन सी होगा और ये ऑप्शन डी होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन डी है। मोमेंटम ऑफ द म्यून इन द nth ऑर्बिट इज व्हाट? 200 टाइम्स मोर देन व्हाट? दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोमेंटम के बारे में पूछा जा रहा है। लास्ट में मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो नहीं बदला, बट हाँ मोमेंटम मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये 200 टाइम्स ज़्यादा तो ये भी 200 टाइम्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसको ऑप्शन डी मान लेना, ये ऑप्शन डी होता है। वहाँ पे लिखा नहीं है, ये भी करेक्शन हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो लोग ध्यान देना थोड़ा। ये सी है और ये डी है। तो अगर ऐसा है तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या है? राइट है। यानी कौन सा निकल के आ रहा है? ACD राइट होना चाहिए, ACD। तो ACD राइट होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट निकल के आ रहा है। 14 देखते हैं। 14 में क्या दिया हमारा? ये तो बड़ा फेमस और सबसे ईजी क्वेश्चन है, जेनर डायोड का क्वेश्चन है। 14 में देखा जाए मेरे ख्याल से हाँ एक जेनर डायोड है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा था 50, और अप्लाई किए उससे ज़्यादा तो ऑब्वियसली ब्रेकडाउन तो ज़रूर होगा। वैसे कि इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द जेनर करंट। तो आई थिंक ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी जल्दी किया जा सकता है। मैं एक सर्किट पहले ड्रॉ कर लेता हूँ फिर समझा देता हूँ। तो चलो मान लेना ये जेनर डायोड मैंने ड्रॉ कर लिया और ये सब दे दिया। लोड रजिस्टर दिया हमारा कितना? 10 ओम। ये जो सीरीज रजिस्टर यहाँ लगाते हैं पोटेंशियल ड्रॉप करने के लिए, तो ये जो सीरीज रजिस्टर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं उसका वैल्यू कितना दिया है? ये दिया है 5 किलो ओम, यानी 5000 ओम लिखा जा सकता है। ये 10 किलो ओम दिया होगा शायद, आई थिंक। हाँ ये 10 किलो ओम दिया होगा। चलो किलो ओम ही लिख देते हैं, स्पेस नहीं इतना। ये किलो ओम हो गया। नेक्स्ट आते हैं। इसका होगा क्या ना, ये एप्लीकेशन हम लोग किए 120 का, बट इसका ब्रेकडाउन किस पे होना है बताओ? 50 पे। तो ब्रेकडाउन तो पक्का हो जाएगा। और ब्रेकडाउन होने के बाद बताओ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा कितना हमारा? तो यहाँ पे लिख दिया जाए ब्रेकडाउन वोल्टेज आई थिंक दे रखा है कितना? 50 वोल्ट ये रहेगा। और सब लोग जानते हो ब्रेकडाउन होने के बाद इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा चेंज नहीं होता है, तो ये हमारे अप्लायंस के क्रॉस 50 वोल्ट ही बना के रखेगा। हमारे अप्लायंस के क्रॉस से आउटपुट वोल्टेज कितना बना के रखेगा? 50 वोल्ट ही बना के रखेगा। ये वाला ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर ही होगा। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा ब्रेकडाउन होने के बाद। नाउ नेक्स्ट मान लेते हैं इससे कुछ करंट बाहर आया था आई करंट आराम से यहाँ तक गया। अब देखो जंक्शन मिला, ब्रेकडाउन होने के बाद करंट इसमें ज़रूर जाएगा। मान लेते हैं इधर कितना करंट गया था? आई डैश। हमारे अप्लायंस में कितना करंट गया था? आई डैश। बाकी बचा कितना? आई माइनस आई डैश। ये हमारे डायोड में जाएगा। क्लियर? वैसे केस में देखो अगर आउटपुट वोल्टेज जानते हैं कितना है बताओ? 15 वोल्ट, सॉरी 15 नहीं 50 होगा। आउटपुट वोल्टेज जानते हैं कि 50 वोल्ट होगा, तो ये तो लिखा जा सकता है ओम्स लॉ से। क्या बताओ? आई डैश इंटू RL लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आई डैश निकालना चाहें तो 50 बाई कितना दिया है? 10 किलो ओम दिया था, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे केस में देखो कितना आ गया आंसर हमारा, मतलब ये करंट कितना आ रहा है? ऐसे लिख दो 5 मिली एम्पेयर। तो ये करंट हमारा जाएगा अप्लायंस पे, ये करंट जाएगा अप्लायंस पे, लेकिन ये पूछा नहीं है यार।
पूछा गया कि डायोड में कितना करंट जाएगा। तो डायोड में करंट कितना जाएगा, मेरे ख्याल से पहले ये निकालना पड़ेगा बैटरी ने सप्लाई कितना किया था, तब तो निकलेगा डायोड का ये करंट I माइनस आई डैश। इसमें केवल लगा सकते हो या फिर नोडल एनालिसिस भी कर सकते हो। इसको मान लो ग्राउंडिंग कर लेना, ये सबसे ईजी मेथड मुझे लगता है। ये मान लो 0 वोल्ट मान लेते हैं। तो ये बैटरी क्या मेंटेन करके रखेगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 120, ये 120 वोल्ट पे हो जाएगा। और सिमिलरली डायोड के क्रॉस 50 मेंटेन है तो ये 50 वोल्ट पे हो जाएगा। अगर ऐसा हम लोग जानते हैं तो ये सीरीज रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं, वैल्यू जानते हैं रेजिस्टेंस का, तो करंट तो इजीली निकल जाएगा। तो करंट इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बाय क्या, रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टर। ये कितना कितना है, 120 माइनस कितना हमारा 70 है, सॉरी 120 माइनस 50 है, तो ये हमारा 120 माइनस का 50 है एंड अपॉन सीरीज रेजिस्टर कितना हमारा 5000 है। देखा जाए क्या लिख सकते हैं, तो आई थिंक 70/5 यानी 14 मिली एम्पेयर ऐसे लिख सकते हैं। ये बैटरी ने करंट सप्लाई किया था। क्लियर है। तो पूछा गया कि डायोड में कितना जाएगा, तो डायोड में जेनर डायोड में कितना जाएगा, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं, यही हमारा जेनर डायोड में जा रहा है करंट। जो भी एक्सेस करंट होता है डायोड खुद से पास करा लेता है। तो I माइनस आई डैश बैटरी ने सप्लाई किया था कितना 14, हमारे अप्लायंस में कितना गया था 5, तो बाकी बचा कितना 9 मिली एम्पेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। देखो ऐसा ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन ए राइट होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होना चाहिए, होपफुली क्लियर होना चाहिए। तो देख लेना, ये अगेन इजी क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा ऐसे वेरिएशंस नहीं मिला, सिंपल ही क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। फाइनली देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया था। 15 आई थिंक हमारा क्वेश्चन लॉजिक गेट का है, सब लोग देख पा रहे हो लॉजिक गेट का क्वेश्चन है एंड आई थिंक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख पा रहे हो। ये जो सारा गेट्स है ना, ऐसे तो दिख रहा होगा ये नॉर गेट के जैसा ही है, सारा नॉर गेट, लेकिन हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं नॉर गेट के अगर दोनों टर्मिनल हम लोग ज्वाइन कर ले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा जो लॉजिक गेट है बताओ नॉट गेट की तरह ही बिहेव करेगा। और ऐसे कैसे फाइनली आगे क्या लगा, एक नॉर गेट लगा हुआ है। तो चलो 15 देखते हैं अच्छे से कैसे होना चाहिए। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं सारा लॉजिक गेट, अगर ड्रॉ करना है तो कर ही लेते हैं, जैसे चेक करना। ये हमारा पहला वाला नॉर गेट था, फिर ये दूसरा वाला नॉर गेट है, फिर एक और हमारा नॉर गेट था। लेकिन एज पर क्वेश्चन ये दोनों टर्मिनल ज्वाइन कर दिया गया, सो इट विल बिहेव लाइक व्हाट, नॉट गेट। सब लोग जानते हैं नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। और इसके आगे हमारा एक और नॉर गेट लगा हुआ है, तो ये नॉर गेट हमारा अल्टीमेटली यहाँ पे लगा हुआ था और इसका जो सारा इनपुट है ना इसमें जा रहा है, ये जो आउटपुट है हमारा सारा निकल के इसका इनपुट बन जा रहा है। ओके, फाइनल आउटपुट यहाँ पे क्या मिलने वाला देख लेते हैं, A B C। तो अगर ये सारा नॉट गेट है तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे मिलेगा हमारा A बार, यहाँ पे लिख सकते हैं B बार और सिमिलरली यहाँ लिख सकते हैं क्या C बार। और फाइनल आउटपुट यहाँ चेक अगर करेंगे हम लोग, फाइनल आउटपुट को मैंने Y अज्यूम कर लिया है। तो ये नॉर गेट है, नॉर गेट में क्या होता है, सारे इनपुट का पहले सम करेंगे, A बार प्लस B बार प्लस C बार, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो सारे इनपुट का सम करके ऊपर में क्या कंप्लीट बार चढ़ेगा हमारा, ऐसे ही कंप्लीट बार चढ़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम का यहाँ थोड़ा सा हेल्प लेते हैं हम लोग, डिमॉर्गन्स थ्योरम का थोड़ा हेल्प लेते हैं, तो अगर ये बड़े वाले बार को हटाते हैं लिख सकते हैं A बार बार प्लस, सब लोग जानते हो साइन हमारा कन्वर्ट हो जाता है ना, साइन चेंज हो जाएगा डॉट में, डॉट B बार बार ऐसे लिख सकते हैं, डॉट क्या C बार बार। और ये दो बार एक दूसरे को कैंसिल करता है, बिकॉज पहला वाला 0 को 1 बनाएगा तो दूसरा वाला 1 को वापस से 0 बना देगा। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है A डॉट B डॉट C। यार ये सारे इनपुट का प्रोडक्ट करने से हमारा आउटपुट मिल रहा है। और ये किसका प्रॉपर्टी होता है, सब लोग जानते हो, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, एंड गेट। तो हमारे पूरा जो सेटअप है इट विल बिहेव लाइक व्हाट, एंड गेट, यानी ऑप्शन ए राइट होना चाहिए इसका, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। देख लो ऑप्शन ए राइट होना चाहिए था इसका। होपफुली क्लियर है वाला क्वेश्चन, देख लेना अच्छे से। अगर क्लियर है तो मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। ये 15 था, 15 के बाद देखते हैं 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम दे रखा था और वहीं नीचे वाला वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है। और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में जानते हो तो उसके बारे में बात हो रहा है, EF समझ पा रहे हो, फर्मी एनर्जी लेवल हो गया। देखो सब लोग जानते हो बैंड डायग्राम 3 सेमीकंडक्टर का दे रखा था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दे आर रेस्पेक्टिवली। तो फर्मी एनर्जी लेवल एग्जैक्टली बीच में लाई करता है, किस केस में बताओ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, है ना। यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, बताओ वैलेंस बैंड से कहाँ, कंडक्शन बैंड में जाना पड़ता है। तो ये हमारा मीन एनर्जी लेवल हो गया, ये फर्मी एनर्जी लेवल हो गया। लेकिन याद करना, अगर हम लोग डोपिंग करते हैं, अगर इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, अगर मान लो P टाइप बनाना है तो P टाइप में होता क्या ना, वो जो होल्स आता है, एल्युमिनियम होल्स लेके आता है या वैकेंट स्पेस लेके आता है, तो वो कहाँ पे होता है, जस्ट बैलेंस बैंड के ऊपर होता है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ होता है, बैलेंस बैंड के ऊपर ही होता है। तो यहाँ फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करेगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और बैलेंस बैंड के बीच में लाई करेगा। एक्चुअली पता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी है नहीं। यहाँ देखो फर्मी एनर्जी लेवल मैं एक बार स्टिल बोल ही देता हूँ। जैसे अगर हमारा ये वाला बैलेंस बैंड है और ये वाला क्या हमारा कंडक्शन बैंड है, ये वाला कंडक्शन बैंड है, तो प्योर के केस में क्या होता था, ट्रांजिशन हमारा यहाँ से यहाँ होता था इलेक्ट्रॉन का। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता था यहाँ से निकल के यहाँ जाना पड़ता था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में।
यहाँ से लेकर यहाँ निकल के जाना पड़ता था और इसके पीछे क्या होल एक जनरेट होते जाता था। तो ऐसे केस हमारा जो फर्मी एनर्जी लेवल है बिल्कुल ऐसे बीच में लाई करता था, ये हमारा फर्मी एनर्जी लेवल होता था इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हमने डिस्कस किसका किया, इंट्रिंसिक का। वैसे ही बता बाकी का भी याद होना चाहिए, ये सब मुझे बताना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली क्लास में डिस्कस हो गया सारा। नेक्स्ट वाला देखा जाए तो अगर हम लोग बात करते हैं किसका बताओ, वैलेंस बैंड का, और फिर से बात करते हैं किसका, कंडक्शन बैंड का। ये वाला हो गया मान लो कंडक्शन बैंड हो गया। तो याद करो पी टाइप वाले को, अगर मान लो पी टाइप को ही पहले समझते हैं, ग्रुप 13 वाला एलिमेंट इसमें मिक्स करेंगे, ट्राइवेलेंट डोपेंट मिक्स किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम आएगा तो अपने साथ जो वैकेंट स्पेस लेके आता है उसका एनर्जी लेवल अलग होता है, इसको क्या बोलते थे, एक्सेप्टर, इसको बोलते थे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते थे, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हो गया। नेक्स्ट अगर इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का बात करें तो इस बार देखो ट्रांजिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का, अब इसको इतना लंबा जर्नी लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ पे होल्स क्रिएट हो, इस बैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो, तो इलेक्ट्रॉन को बस यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होना पड़ता था, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बस यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होना पड़ता था। तो इस केस में ट्रांजिशन का जो मेन एनर्जी लेवल हमारा ऐसे बीच से पास करेगा, तो यहाँ से बीच से पास करेगा, तो ये हमारा फर्मी एनर्जी लेवल का रोल प्ले करता था। यहाँ पे ये फर्मी एनर्जी लेवल का रोल प्ले करता था, EF। यहाँ भी मुझे EF लिखना था, इसको मैं ठीक से कर लेता हूँ, ये EF हो गया ना। और एक बार और लास्ट टाइम बात करते हैं, बताओ किसका, एन टाइप का। तो एन टाइप वाला याद आ ही गया होगा, मेरे ख्याल से सेम ही तो है। अगर बात करते हैं एन टाइप का, तो एन टाइप में क्या होता था हमारा, फिर से वही लॉजिक लगाएंगे। ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, कंडक्शन बैंड हो गया, और नीचे वाला वैलेंस बैंड हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, जैसे कि फॉस्फोरस, दो जो हमारा इम्प्योरिटी लेवल है, सॉरी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो लेके आएगा उसका एनर्जी लेवल एक अलग होता था। तो ये फॉस्फोरस का सारा इलेक्ट्रॉन्स, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता था यहाँ पे रहेगा। तो इसको बोलते थे डोनर एनर्जी लेवल, इसको लोग बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते थे। अब ऐसे कैसे मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिशन हो गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, है ना। और ऐसे केस में जो ट्रांजिशन का मीन एनर्जी लेवल है, आई थिंक समझ में आ रहा है, ये हमारा ट्रांजिशन का मीन एनर्जी लेवल हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फर्मी एनर्जी लेवल हो गया। तो ये सब बोलना नहीं था, क्लास में ऑलरेडी पढ़े हो, डायरेक्ट टिक करने वाला क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, पहला वाला क्या हो गया हमारा, एन टाइप हो गया, दूसरा वाला इंट्रिंसिक है, और तीसरा वाला क्या हमारा पी टाइप है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा इसका, है ना। ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। देख लेना, फुली क्लियर हो, एक बार रिविजन हो गया तुम्हारा। आई थिंक सेमीकंडक्टर का सारा क्वेश्चन यहाँ पे इजी है। अगर 17 वाला नोटिस करोगे तो आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हुज कैरेक्टरिस्टिक आर गिवन बिलो, ऑर्डर ABCD है, ABCD, तो AB तो दिख रहा है, CD यहाँ पे, ओके। देखते हैं, पर A वाला तो डायरेक्टली हम लोग समझ पा रहे हैं, A वाला और B वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो ये डायोड का ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इससे बस ब्रेकडाउन को भी दिखाया गया है, ब्रेकडाउन को, और ये ब्रेकडाउन किस में होता है, जेनर डायोड में होता है। तो मेरे ख्याल से बोल सकते हैं पहला वाला सिंपल डायोड है, दूसरा वाला क्या है, जेनर डायोड है, ठीक है। इसका और देखा जाए यहाँ पे चेक करना, तो पहला वाला सिंपल डायोड, दूसरा वाला जेनर डायोड, आई थिंक हाँ ये ऑप्शन लग रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे देखा जाए, ये सोलर सेल का प्रॉपर्टी होता है, सब लोग जानते हो। सोलर सेल में ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट है, ये जो ग्राफ है हम लोग देख पा रहे हैं, ये भी याद होगा। फिर फाइनली लास्ट में देखते हैं, लास्ट वाला ऑब्वियसली जो रह गया वो हमारा क्या होगा, सबसे लास्ट, यानी करेक्ट सीक्वेंस कौन है हमारा, सिंपल डायोड, जेनर डायोड, सोलर सेल। और ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस हम लोग को पढ़ना नहीं है, हाँ, लेकिन हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन देख के। तीन तो जानते ही हैं, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए बिल्कुल सही सीक्वेंस दिखा रहा है, सिंपल डायोड, फिर से बताओ जेनर डायोड, फिर सोलर सेल और लाइट डिपेंडेंट डायोड। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, 17 था, जिसका डायरेक्ट आंसर हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगर पढ़े हो तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ऑप्शन ए इसका राइट होना चाहिए, तो देख लेना, ऑप्शन ए इसका राइट होता है। होपफुली क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन में पूछा जा रहा है कितना एनर्जी रिलीज होगा, है ना। अच्छा देखो क्वेश्चन तो अच्छा खासा दे रखा है, देखते हैं क्या क्या लिखा है। एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ हाइड्रोजन डीप इनसाइड द सन। तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, सन के कोर में फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। ओके, AEH जो रिलीज हो रहा है उसको EH मान लेना, मतलब हाइड्रोजन से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है। एंड एनर्जी रिलीज इन द 2 kg फ्यूजन, उसको EU मानना है, और ये रेशियो बताना है EH/EU का। और फ्यूजन जो रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन मिलके मेरे ख्याल से इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, हीलियम बना रहा है, और ये एनर्जी रिलीज हुआ। नेक्स्ट फ्यूजन के बारे में इन्फॉर्मेशन शायद दे रखा है, तो हर एक फ्यूजन रिएक्शन में बताओ कितना हमारा एनर्जी रिलीज होगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा रिलीज होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से अगर ये सब समझ पा रहे हैं तो देखो दोनों रिएक्शन तो हमारे पास लिखा हुआ है, पर है फ्यूजन का अच्छे से लिखा नहीं है, फ्यूजन का मैं कहीं लिख देता हूँ थोड़ा। फ्यूजन जैसे क्या होता था, यूरेनियम को, ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना, आराम से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, यूरेनियम 92 और ये 235 ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। इसमें होता क्या है, एक न्यूट्रॉन से अगर इसको बॉम्बार्ड करेंगे, हिट करेंगे, तो ये जनरली हमारा जो कन्वर्ट हो जाता था बैरियम और क्रिप्टन, और भी किसी में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट बैरियम क्रिप्टन हमारा मोस्ट जनरल है। तो शायद ये 56 था
और ये क्या था हमारा 36 था। इसका नीड नहीं है, स्टिल मैं बता रहा हूँ। ये 141 और ये लिख सकते हैं जनरली हमारा कितना होता था, आई थिंक 92, ठीक है। और इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ये एटॉमिक नंबर तो बैलेंस है, लेकिन ऊपर देखा जाए, ऊपर कैलकुलेट करो तो वो बैलेंस है क्या, तो दिख रहा है 43 और मेरे ख्याल से 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन भी निकलता था हमारा, 3 न्यूट्रॉन भी बाहर आता था और कुछ एनर्जी रिलीज होता था। तो जो एनर्जी रिलीज होता था वही एनर्जी रिलीज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे लिख रखा है। ये ऐसे डायरेक्टली क्लास में सिखाया गया है कि हर एक फिजन में बताओ एक यूरेनियम अगर इस तरह से ब्रेक होता है तो इतना एनर्जी रिलीज होता है, वो सब लिख रखा था। नेक्स्ट यहाँ पर फिजन लिखा था, मुझे इसका नीड नहीं था, एक्चुअली मुझे नहीं लिखना चाहिए था, है ना, इसका नीड नहीं था, ऑलरेडी यहाँ लिखा है पर फिजन। इसके बाद अगर मान लो एनर्जी रिलीज का रेशियो पूछा गया तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कितना एनर्जी रिलीज होगा फ्यूजन में और कितना एनर्जी रिलीज होगा फिजन में। और एज पर क्वेश्चन देख पा रहे हो दोनों का अमाउंट कितना लिया है, 2 kg लिया गया है। तो पता है सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 2 kg यूरेनियम में, मैं यूरेनियम का ही पहले बता रहा हूँ, ईजी लगेगा। 2 kg यूरेनियम में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा। मतलब जैसे हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स। तो चलो नंबर ऑफ एटम्स को मैं ऐसे ही n मान लेता हूँ और ये होता क्या, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं। अब जितना एटम्स होगा, जितना यूरेनियम होगा, उतनी बार यूरेनियम टूटेगा तो इतना एनर्जी रिलीज होगा, समझ पा रहे हो। तो वैसे कि इसमें जो भी यूरेनियम का नंबर ऑफ एटम्स निकलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्या यूरेनियम लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हर एक यूरेनियम टूटेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, आई थिंक कैंसिल हो ही जाएगा, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में देख रहे हो ये रिएक्शन साफ साफ दिखा रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन कॉम्बाइन होगा तो 1 हीलियम बनेगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ये फार्मूला से नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। किसका बताओ, हाइड्रोजन का। नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन का निकालेंगे, लेकिन उसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 4 कॉम्बाइन होगा तो 1 फ्यूजन होगा, 4 कॉम्बाइन होगा तो 1 फ्यूजन होगा। तो 4 एटम्स मिला तब जाके 1 हीलियम बना हमारा। वैसे कि इसमें इतनी बार फ्यूजन रिएक्शन होगा और हर एक फ्यूजन रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज होना है, एज पर वहाँ देख सकते हो गिवन कंडीशन 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था, सही है ना। चलो ये मैंने लिख तो दिया। इसके बाद से देखो ये तो कैंसिल कर ही सकते हो, एनर्जी का रेशियो यूनिटलेस क्वांटिटी आएगा। नेक्स्ट यहाँ से बात किया जाए तो आई थिंक बाकी ये काम ईजी है। NH का बात करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ पोल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पोल्स कैसे निकालते हैं, तो चलो लिखते हैं क्या, मास बाई मोलर मास। मास कितना दिया था, दोनों का 2 kg लिया था, तो कैंसिल ही होना है अल्टीमेटली। चलो मैं ग्राम में लिख देता हूँ 2000 ग्राम। नंबर मोल्स, मास इन ग्राम बाई क्या, मोलर मास। मोलर मास एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 लिखेंगे, क्लियर है। और पहले से डिवाइड किससे करना है बताओ, उसको 4 से डिवाइड भी करना था, ये भी ध्यान रखें। मल्टीप्लाइड बाई क्या, 26.7 ऐसे लिख दिया जाए। नीचे चले आते हैं, इस वाले पार्ट में देखेंगे नंबर ऑफ यूरेनियम का। अच्छा ये एवोगाड्रो नंबर छूट रहा है, इससे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, इसको ठीक से लिखा जाए। मैं आराम से लिखता हूँ, रुको फिर से लिखता हूँ सारा। पहले फैक्टर 4 को रहने देना। इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स लिख लेना पहले, तो मास बाई क्या, जो भी हमारा एटॉमिक मास होगा, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से। और इसके बाद हर एक फिजन में कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, 26.7, ये वाला फैक्टर रह जाएगा। नीचे चले आते हैं, यूरेनियम के बारे में सोचेंगे तो सिमिलर है, यूरेनियम का भी कहानी सेम ही है। ये भी 2 kg लिया गया तो 2000 ग्राम लिख देते हैं। और देखा जाए तो इसका मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है बताओ, 235 है। हाइड्रोजन का तो 1 है बट इसका 235 है, देख पा रहे हो। हाइड्रोजन का 1 था, उसका 235। मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स निकल गया। हर एक एटम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ से देखो क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, 2000 भी कैंसिल हो गया। कितना ईजी आ गया कैलकुलेशन, नहीं तो मेरे ख्याल से आंसर यहाँ निकल के आ रहा है। मैं एक बार लिख ही देता हूँ अच्छे से, 235 इंटू 26.7 एंड डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 4 2 800। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 4, और अगर ये 4 टाइम्स से कैंसिल होगा ऑलमोस्ट 7 के आसपास आना चाहिए समथिंग, आई थिंक क्लियर है। तो एक ऑप्शन तो है ऐसा, मेरे ख्याल से 7 वाला ही ऑप्शन सी राइट होना चाहिए, इसका देख लेना, ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। स्टिल मैं एक बार देख लेता हूँ एक्जैक्टली कितना आ रहा है। तो ऑप्शन दूर है तो गेस कर सकते हो, ऑप्शन सी हमारा राइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ये आ रहा है 7.8 आ रहा है, 7.84 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 7.84 आ रहा है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि 7 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, 7.84 आ रहा है। तो हाँ, सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इस क्लोज तो ही पूछा गया, सबसे क्लोजेस्ट कौन सा हमारा सी है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। तो इस समय सॉल्व नहीं भी करोगे, गेस करके काम चल जाता, ऑप्शन दूर होता। तो 19 देखा जाए क्या हमारा, मेरे ख्याल से एम नॉट इज द मास ऑफ आइसोटोप ऑफ किसका दिया, बोरोन का दिया था। तो बोरोन का 512 अनस्टेबल न्यूक्लियस मान लो। वैसे किसमें देखो, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास हम लोग को मान के चलना है MPmn। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू व्हाट, मास डिफेक्ट। तो यहाँ मास डिफेक्ट कितना होगा समझ पा रहे हो, तो सब लोग जानते हो न्यूक्लियस का मास
या मास डिफेक्ट डायरेक्टली निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, तो ये सब तो डायरेक्ट देख के टिक करने वाला क्वेश्चन है कि नहीं। जैसा देखो मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं। मास डिफेक्ट हमारा, तो सबसे पहले देखो कितना प्रोटोन है हमारा Z, तो Z इंटू क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटोन करेंगे। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, Z इंटू व्हाट, मास ऑफ प्रोटोन। फिर न्यूट्रॉन कितना होता है, तो A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख देते हैं। बट इतना होना चाहिए था मास न्यूक्लियस से, बस इतना होता नहीं है, थोड़ा कम होता है, तो माइनस करेंगे। और ये जो डिफरेंस आता है यही मास डिफेक्ट को इंडिकेट करता है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वही हमारा बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो इस केस में अप्लाई करें बोरोन के लिए, 5 हमारा क्या, हमारा इसका एटॉमिक नंबर है, तो 5 इंटू मास ऑफ प्रोटोन लिख सकते हैं। फिर बताओ A माइनस Z करेंगे तो मेरे ख्याल से 7 आएगा, 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। माइनस क्या करना है, मास ऑफ न्यूक्लियाई, ये m0 लिख सकते हैं। ये हमारा डेल m आ गया। और एक बार ये डेल m आ गया तो बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन E इज इक्वल टू mc², इससे बताया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से कौन सा ऑप्शन सही निकल के आ रहा है, देखो तो ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही आएगा, तो ऑप्शन ए ही सही आ रहा है ना, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। तो एक्चुअली पता है ये सब सॉल्व नहीं करना था, ये तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। इससे इजी क्वेश्चन क्या चाहिए, क्लियर है। मास डिफेक्ट का फार्मूला जानते हैं, सब्स्टिट्यूट करके मिल गया डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20 में देख क्या पा रहे हैं, एक यूनिफॉर्म प्लेट है जिसका मास कितना दिया, ये वाला प्लेट है जिसका मास m दिया, स्टेज हॉरिजॉन्टली एंड सिमेट्रिकली ऑन द 2 व्हील्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये व्हील्स हमारे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा था। नाउ सेपरेशन बिटवीन व्हील्स हमारा कितना दिया, L दिया था। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ईच व्हील एंड द प्लेट इस कितना, म्यू दिया था। तो पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द प्लेट इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लेंथ। पता है जैसे ही इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये व्हील्स रोटेट कर रहा है, पता है ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों ऑसिलेट करेगा समझ में आएगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्यों ऑसिलेट करेगा। तो इसके लिए पता है रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर यहाँ पे, फिगर का रेफरेंस लेके ड्रॉ करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। तो ये आई थिंक हमारा गिवन है प्लेट है, और ये 2 हमारा रोटेटिंग व्हील्स के ऊपर रखा हुआ है। व्हील्स कैसे रोटेट कर रहा है वहाँ फिगर में देख सकते हो, रोटेटिंग व्हील्स पे रखा हुआ है। और व्हील्स के बीच का सेपरेशन लोग इजीली देख पा रहे हैं, कितना दिया था, L दिया था, ये L दिखा देते हैं ऐसे। नाउ नेक्स्ट करेंगे, प्लेट का मास कितना, m दिया था, सेंटर मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मान सकते हैं पूरा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड, इसका वेट ऐसे mg काम कर रहा होगा। इसके बाद ये जो दोनों सपोर्ट है यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वगैरह काम कर रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखा सकते हैं N1 और क्या N2, क्योंकि फ्रिक्शन का बात हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन का तो बात करेंगे ही करेंगे। वैसे केस में अगर बिल्कुल सिमेट्रिकल कंडीशन में रखा है आधा आधा, तो समझ पा रहे हो दोनों नॉर्मल रिएक्शन सेम होगा। N1 इक्वल टू क्या, N2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg/2 लिख सकते हैं। अगर ये सिमेट्रिकली रखा है तो शुरू में ऐसा होगा केस, तो नॉर्मल रिएक्शन सेम, तो मेरे ख्याल से फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। लेकिन अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए, ध्यान देना, स्लाइटली इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। एज पर क्वेश्चन अगर इसको स्लाइटली थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो डिस्प्लेस करने के बाद का जो फिगर होगा, रुको व्हील्स तो वहीं रहेगा, ये व्हील्स हमारा यहीं पे रहने देना एज इट इज़। अब इसको स्लाइटली थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए तो मान लेना नेक्स्ट वाला फिगर कुछ ऐसा होगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, और कितना डिस्प्लेस किया यहाँ फिगर का रेफरेंस लेके दिखा देते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लेना कितना हमारा x, जैसा कि SHM में जनरली किया जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग समझ पा रहे हैं कितना हो गया हमारा, x हो गया, है ना, x हो गया। ओके नेक्स्ट, इसके बाद होगा कि ये जो mg हमारा पहले यहाँ पे था, अब ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा वेट ऐसे काम करने वाला है mg, एंड आई थिंक जितना डिस्प्लेस करेंगे, x डिस्प्लेस किए तो ये सेंटर ऑफ मास भी वैसे ही शिफ्ट होके आगे चला गया होगा। ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए था, हमारा x ही होना चाहिए था। ओके वैसे केस में अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए तो नॉर्मलेशन जो यहाँ पहले लग रहा था N1 और यहाँ जो लग रहा था N2, क्या अब ये दोनों सेम होगा, तो बिल्कुल सेम नहीं होगा। अभी दोनों सेम नहीं होगा, यहाँ तो दोनों सेम था बट यहाँ पे दोनों सेम नहीं होगा, बिकॉज इधर वेट देख पा रहे हो ज़्यादा है ना। तो वैसे केस में नॉर्मलेशन अलग अलग होगा। और ये नॉर्मलेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो वही पुराना टेक्निक, पहले नेट फोर्स जीरो कर लेते हैं, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, यानी क्या लिखना चाहिए, N1 प्लस N2 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, mg लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, बट दो अननोन है, एक और इक्वेशन चाहिए। तो पता है कुछ पॉइंट्स मान लो अपने मन से, जैसे इसको मान लेते हैं क्या a, इसको मान लेते हैं क्या b, मान लेते हैं कुछ c मानना तो c भी मान लो। बट हम लोग जानते हैं सिस्टम रोटेट तो नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरा अननोन कैसे निकालेंगे, नेट टॉर्क जीरो करके, टॉर्क अबाउट a जीरो कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ 4 जीरो किया था हमने, एक बार टॉर्क जीरो कर लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में 4 जीरो था तो ये आया, और टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हो, बिकॉज सिस्टम रोटेट तो कर नहीं रहा है, मतलब ऐसा रोटेशन तो नहीं हो रहा है ना। नाउ नेक्स्ट, प्लेट का रोटेशन नहीं, तो यहाँ से देखो टॉर्क निकालते हैं। ये वाला N1 तो कुछ प्रोड्यूस करेगा नहीं, N1 इंटू डायरेक्टली लिख सकते हैं 0। फिर ये हमारा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज, mg प्रोड्यूस करेगा टॉर्क क्लॉकवाइज, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखा जाए फोर्स क्लॉकवाइज को चलो कुछ भी मान लो, पॉजिटिव मानना है पॉजिटिव मानो, नेगेटिव मानना है नेगेटिव मानो, मैं नेगेटिव ही मान लेता हूँ mg। और इसके बाद ये डिस्टेंस देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आई थिंक सब लोग समझ पा रहे हो। ये डिस्टेंस हमारा है कितना,
ये डिस्टेंस आप लोग देख पा रहे हो L/2 होता है ना, ये हाफ डिस्टेंस कितना होता है L/2 होता है। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर लेता हूँ, ऊपर से मिला लेते हैं, हाफ डिस्टेंस क्या होता है L/2 होता है, बिकॉज ये पूरा L दिया है, तो यहाँ वाला सेंटर वाला डिस्टेंस क्या होगा L/2। तो डिस्टेंस क्या L/2 प्लस x है, यहाँ पे लिख देते हैं L/2 प्लस x होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक और हमारा N2 बताओ कैसे रोटेट करना चाहेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज, N2 कैसे रोटेट करना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो N2 का डिस्टेंस बताओ कितना, ये तो L ही होगा, तो लिख सकते हैं प्लस N2 इंटू वॉट L, एंड और तो कुछ है नहीं, सारे का सम 0। यहाँ से इजीली नॉर्मल रेशियो निकाला जा सकता है, ये वाला तो पार्ट 0 हो गया, N2 निकल गया, तो N2 डायरेक्ट लिख देते हैं L से डिवाइड करके, क्या आएगा बताओ mg, और आना चाहिए क्या हमारा 1/2 और प्लस क्या x/L आना चाहिए, ऐसे कुछ, ठीक है, x/L आना चाहिए। तो अच्छे से देख लेना, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, x/L, ये मैंने यहाँ पे L लिखा था, ओके। यहाँ तक हो गया काम हमारा। एक बार N2 मिल गया तो मेरे ख्याल से N1 भी निकाल सकते हैं, और N1 निकालना है तो ऊपर वाला इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला, क्या लिख सकते हैं mg माइनस N2 लिख सकते हैं, और अगर mg माइनस N2 लिखेंगे तो mg हम लोग देख पा रहे हैं, सॉरी N2 देख पा रहे हैं ऊपर में, माइनस कर लेना बस mg, तो 1/2 माइनस प्लस कितना x/L, तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ से मेल्ट हो जाएगा हमारा N1 कितना आ जाएगा, मैं यहीं पे लिखना चाहता हूँ mg, और यहाँ पे लिखा जा सकता है कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/2 इज़ 1/2, और ये माइनस x/L आएगा, माइनस x/L। तो इससे ये समझ में आ रहा है कौन सा नॉर्मल रेशियो बड़ा हो गया, क्लियरली देख पा रहे हो N2 ये है और ये वाला N1 है, तो N2 बड़ा हो गया, होना भी चाहिए, इधर हमारा लोड ज़्यादा हो गया ना, तो N2 ग्रेटर है और N1 क्या है कम। तो फ्रिक्शन सब लोग जानते हो, फ्रिक्शन होता क्या म्यू एन होता है, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एन होता है। तो सिंस नॉर्मल रेशियो अलग अलग है, फ्रिक्शन भी क्या अलग अलग होगा, फ्रिक्शन भी क्या होगा अलग अलग होगा। जैसे ही आगे जाएगा ये ऐसे घूम रहा है, तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन ये फ्रिक्शन इसको इधर पुश करना चाहेगा, इधर पुश करना चाहेगा, और ज़्यादा फोर्स से पुश करना चाहेगा, है ना। तो ज़्यादा फोर्स से पुश करना चाहेगा तो ये होगा क्या, ये हमारा फिर से वापस जाना चाहेगा, और इस तरीके से क्या होगा, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। जब इधर जाएगा तो इधर का N1 ज़्यादा हो जाएगा, फिर इधर जाएगा तो फिर से N2 ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा, ये ऑसिलेट करना सिस्टम में स्टार्ट कर देगा। नाउ ऑसिलेशन का अगर टाइम पीरियड निकालना है तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, रीस्टोरिंग फोर्स एज पर आवर प्रेजेंट कैलकुलेशन हमने राइट में डिस्प्लेस किया, N2 ज़्यादा है तो बताओ ये वाला फ्रिक्शन क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा हमारा ओवर F1, है ना। तो ऐसे दिखा देते हैं चलेगा, ये हमारा क्या होगा F2 होगा, और ये हमारा क्या होगा F1 होगा फ्रिक्शन। नेक्स्ट पेज में ही जाते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। रीस्टोरिंग फोर्स का बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लो रीस्टोरिंग फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स यहाँ लिख देते हैं, या रीस्टोरिंग फोर्स ही ऐसे लिखो, ज़्यादा बेटर होगा, ऐसे लिखो रीस्टोरिंग फोर्स। नाउ रीस्टोरिंग फोर्स क्या लिख सकते हैं माइनस, और F2 बड़ा था हमारा, F1 क्या है छोटा है, ये वापस आना चाहेगा, और फ्रिक्शन तो जानते हो म्यू इंटू एन होता है, तो म्यू कॉमन ले लिया जाए, क्या लिख सकते हैं N2 माइनस N1 लिख सकते हैं। और अच्छे से देखा जाए तो म्यू अगर बाहर ही रहने देते हैं तो N2 माइनस N1 अगर हम लोग करेंगे, प्रीवियस पेज में चले जाते हैं, देख लेते हैं क्या मिला था, ये हमारा N2 था और ये क्या था N1 था। तो ऑब्वियसली अगर N2 माइनस N1 करेंगे तो ये वाला टर्म तो कैंसिल ही होने वाला है, और ये माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, नहीं N2 माइनस N1, तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, देख लो ऐसे क्या होगा, 1/2 कैंसिल हो गया, और x/L ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2mgx/L। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या मिलेगा 2mgx बाई क्या L, ये कैपिटल M था, है ना, एज पर क्वेश्चन, ओके। इस तरह से फोर्स बताओ, फोर्स होता है क्या मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स हमारा होता है क्या मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिख दिया जाए मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से देखो मास और ये मास कैंसिल हो जाएगा, रहा बार एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 2μg बाई क्या L और इंटू एक्स, और यहाँ SHM की कंडीशन को बिल्कुल ऑबे कर रहा है, तो SHM का कंडीशन होता क्या है, इक्वल टू व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से देखो ओमेगा मिल तो जाएगा, और एक बार ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड इजीली बताया जा सकता है 2 पाई बाई क्या ओमेगा, तो मैं डायरेक्ट टाइम पीरियड ही लिख देता हूँ, ये 2 पाई और 1 बाई ओमेगा का वैल्यू देखा रहता है, तो रूट ओवर क्या होना चाहिए L/2 म्यूजी होना चाहिए, L/2 म्यूजी। तो ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, देख लेना। मेरे ख्याल से L/2 म्यूजी यानी कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऐसा एक ही ऑप्शन दिया नहीं, तो ऑप्शन बी राइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी देख लेना, क्लियर है। 20 का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, तो फुली क्लियर होना चाहिए। अच्छा ही क्वेश्चन था, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, देख लो अच्छे से। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते क्या है। अब चलो इंटीजर टाइप स्टार्ट हो रहा है, इंटीजर टाइप देखा जाए तो इंटीजर टाइप में सबसे पहले 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए तो यहाँ पे साउंड का इंटेंसिटी लेवल एट अ पॉइंट 4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। देखो पॉइंट सोर्स का बात हो रहा है, तो पॉइंट सोर्स लाइन सोर्स सब लोग जानते हो, अगर मान लो ये पॉइंट सोर्स है तो ये सारे डायरेक्शन में लाइट या साउंड को एमिट करेगा, तो उसका जो एनर्जी होता है ऐसे स्फेरिकल रीजन में फैल रहा होता है, ठीक है, इसका जो एनर्जी होता है ऐसे स्फेरिकल रीजन में स्प्रेड हो रहा होता है। तो वैसे कि इसमें इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर बाय एरिया। गिवन सोर्स का पावर ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, ये तो कांस्टेंट होगा, तो इंटेंसिटी का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन, और देखा जाए तो इसका एनर्जी जो स्प्रेड हो रहा है स्फेरिकल रीजन में हो रहा है,
अगर थोड़े टाइम के लिए इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं, ऐसी इसका रेडियस मान लिया जाए r, तो क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी 1 बाई सरफेस एरिया क्या लिखेंगे इसका पूरा 4 पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे रीजन में एनर्जी स्प्रेड हो रहा था। तो इस तरीके से इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ क्या सा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन आ रहा है। मतलब बोलना मैं ये चाहता हूँ, एक आदमी यहाँ खड़ा रहे या फिर एक आदमी डबल डिस्टेंस पे चला जाए, यहाँ चला जाए, तो इंटेंसिटी क्या होगा, इस वाले रिलेशन से चेंज होगा। मतलब डबल डिस्टेंस पे जाने से इंटेंसिटी सीधे 4 टाइम्स कम हो जाएगा। पॉइंट सोर्स का ही रूल होता है, सब लोग जानते हो। ओके, तो जब 4 मीटर के डिस्टेंस पे थे ना, तो कितना साउंड का इंटेंसिटी था, 10 डेसिबल था। साउंड लेवल का इंटेंसिटी पूछा गया जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 मीटर फ्रॉम द सेम सोर्स। मेरे ख्याल से पास आ रहे, दूर थे फिर पास आ रहे। समझ पा रहे हो, एज पर क्वेश्चन हमारा ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल है, पास आ रहे बाद में। तो ओके, वैसे किस पे देखो, जब भी डेसिबल का बात होगा, लाउडनेस का बात होगा, लाउडनेस का फार्मूला बीटा, लाउडनेस को बीटा से इंडिकेट किया जाता है। क्या लिख सकते हैं, 10 log 10, और क्या लिखा जा सकता है, आई बाई, जहाँ पे आई नॉट हमारा होता है इंटेंसिटी ऑफ द मिनिमम ऑडिबल साउंड। ठीक है, इस केस में चलते हैं। तो 2 केस दिया था, केस 1 बीटा 1 लिख देते हैं, ये 10 log 10, तो दूर रहेंगे पास आएंगे इंटेंसिटी बदलेगा। तो पहले केस में इंटेंसिटी मान लेते हैं I1 बाई, ये तो मिनिमम ऑडिबल साउंड होता है, उसका इंटेंसिटी होता है, तो फिक्स ही रहेगा। केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या लिख सकते हैं, बीटा 2 दिस इज इक्वल टू 10 log 10, और क्या लिखना चाहिए, सेकंड केस में इंटेंसिटी बदलेगा क्योंकि पास आ रहे हैं हम लोग थोड़ा। तो ये 2 इक्वेशन मिल गया। अब ऐसे केस में अगर हम लोग को एक लाउडनेस दिया था, दूसरा लाउडनेस पूछा जा रहा है, तो बेटर है ना ये आई नॉट एलिमिनेट करना पड़ेगा। बेटर ऑप्शन होगा क्या कर ले, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, बेस्ट होगा। तो B1 माइनस B2 राइट साइड में मिलेगा, सॉरी लेफ्ट साइड में मिलेगा, राइट साइड में देखो 10 कॉमन लेंगे। log A माइनस log B कैन बी रिटन एज व्हाट, log A बाई B। तो जैसे ही log A बाई B करेंगे ना, मेरे ख्याल से आई नॉट कैंसिल होने वाला है, और क्या रह जाएगा, बस ये रह जाएगा। मैं एक काम करो, उल्टा ही काम करता हूँ, बिकॉज हम लोग पास आ रहे हैं ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, पास आ रहे हैं तो लाउडनेस बढ़ेगा, तो इसलिए बेटर है उल्टा ही काम कर लो। उल्टा काम करने का मतलब ना, बड़े वाले में से लाउडनेस बढ़ेगा ना, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करो, ज़्यादा अच्छा होता है तुम्हारे लिए। ये B2 बाई B1 ऐसे लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग I2 बाई क्या I1, ये आने वाला है। इसके आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, तो बीटा 2 चाहिए हम लोग को। बीटा 1 दिया था, कितना दिया था, 16 डेसिबल दिया था शायद, नहीं 10 डेसिबल दिया था। तो बीटा 1 कितना दिया, 10 डेसिबल दिया था। दिस इज इक्वल टू व्हाट, फिर लिख सकते हैं 10 log 10, तो लिख देना 10 log 10 लिख देना। और रहा बात I बाई आई नॉट का, तो इसका R के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो लिख सकते हैं कि हमारा सॉरी I2 बाई I1 है, तो लिख सकते हैं R1 बाई R2, R1 बाई R2 इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से देखा जाए हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑलमोस्ट, इसलिए नेक्स्ट पेज में नहीं जाते, यहाँ ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है बताओ, बीटा 2 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 10 log 10, और ये अगर वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर लो R1 बाई R2, तो 4 बाई 2 इज 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। और अगर मैं सामने लेके आ जाऊँ तो ये आ रहा है बीटा 2 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 10, 2 सामने आ गया, और log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301 होता है। तो कन्वीनियंस के लिए 0.301 को 0.3 मान लो, है ना, तो 0.3 मान लेते तो मेरे ख्याल से आंसर कितना आ जाएगा, 3 2 6, यानी 6, ये 6 आ रहा है। तो बीटा 2 यहाँ से निकल के आ रहा है, जो हमारा समझ तो गया हो, बीटा 2 निकल के आ रहा है कितना, हमारा 16 निकल के आ रहा है। ये 16 डेसिबल राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। होपफुली क्लियर होगा, देख लेना, 16 डेसिबल राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, 16 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखा जाए तो 22, तो 22 में चेक करेंगे, मेरे ख्याल से वही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और ये ब्लॉक 1 kg का है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एम्पलीट्यूड दिया था और स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया था। फिर बाद में एक 3 kg का ब्लॉक इस पर जेंटली ला के रख दिए। तो वैसे केस में हाँ कब रख रहे हैं, जब ये मीन पोजीशन से पास कर रहा था, ध्यान देना तब रखें। ऐसे केस में ये 2 ब्लॉक एक साथ मूव करना शुरू कर दिया, ऐसा मान के चलना है, तो एम्पलीट्यूड बताना है, होगा क्या, नया वाला एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो देखो ध्यान देना, ये शुरू में हम लोग समझ लेते हैं ऐसे कुछ, ये जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, और ये मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक यहाँ पे था, जिसका मास आई थिंक 1 kg दिया है, मैंने पढ़ा था अभी, है ना, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट देख पा रहे हैं 100 दिया था, 100 न्यूटन पर मीटर दिया था, ऐसे कुछ। पर मान लो ये वाला मीन पोजीशन है, और ब्लॉक हमारा थोड़ा आगे पीछे ऑसिलेट कर सकता है, मान लेना यहाँ पे जा सकता है या फिर यहाँ जा सकता है ना। तो ये सब मान लेना ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। अच्छे से लिखना चाहते हैं तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन लिख सकते हैं, हो गया। नेक्स्ट जब ये ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको अगर देखा जाए, तो जब ये मेन पोजीशन में पास कर रहा था, तो मेरे ख्याल से इसका क्या दे दिया हमारा, यहाँ पे एक ब्लॉक ला के रख रहे हैं 3 kg का, ये 3 kg का ब्लॉक इसके ऊपर ला के रख देंगे। तो बता एक काम करो, मेन पोजीशन में पहले क्या निकाल लो, इसका हमारा स्पीड होगा क्या, उसके बाद ऑब्वियसली जैसे ही रखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, काम हो जाएगा। तो मेन पोजीशन में वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और सब लोग अच्छे से जानते हो मेन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होते हैं। अगर डायरेक्ट जानते हो डायरेक्ट लिख लो, अदरवाइज एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। कितना होता है बताओ, ओमेगा ए होता है ना,
ओमेगा ए होता है। ओके, तो मीन पोजीशन में वेलोसिटी हम लोग जानते हैं एट मीन पोजीशन वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम होता है, कितना होता है, ओमेगा ए होता है। मैं देख पा रहा हूँ एम्पलीट्यूड गिवन था इसलिए मैंने ऐसा लिखा, रहा बात बस ओमेगा कहीं खेलें, ओमेगा तो अच्छे से जानते हो, ओमेगा क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर के बाई क्या एम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए के कितना दिया था, के इज़ 100 और मास कितना दिया 1 kg दिया था। सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, 10 आ गया है ना, स्टैंडर्ड यूनिट है ना, चेक कर लो, हाँ स्टैंडर्ड ही है। तो चलो सब्सटीट्यूट किया जाए, यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ 10 और एम्पलीट्यूड कितना दिया है 0.1 मीटर दिया है, तो 0.1 पुट करता हूँ तो मेरे ख्याल से इसका स्पीड निकल के आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसका स्पीड निकल के आ गया 1 मीटर पर सेकेंड था। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख देंगे, ये वाला ब्लॉक ला के रख रहे हैं, यहाँ से फिगर देख लेना रखेंगे। तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स अलग से और तो लगा नहीं रहे, है ना। इस पोजीशन पे देखा जाए तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए मेन पोजीशन पे, कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। स्प्रिंग भी हमारा क्या है नॉर्मल पोजीशन में, तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं वही मेन पोजीशन पे, पी इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, पी फाइनल करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं मेन पोजीशन पे। तो ऐसे केस में होना क्या चाहिए, मेन पोजीशन पे पहला वाला ब्लॉक तो मूव कर रहा था 1 kg वाला और कितने स्पीड से मूव कर रहा था 1 से, लेकिन दूसरा वाला ब्लॉक बस हमने प्लेस किया था, ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लगा रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद जब दोनों इस पे जैसे ही इसको रखा, दोनों साथ में मूव किया, सिंगल सिस्टम बन गया। सिंगल सिस्टम का मास 1 + 3 लिख सकते हैं और सिंगल सिस्टम का वेलोसिटी वी डैश माना जाए। तो ऐसे कैसे बताओ, वी डैश हमारा कितना निकल के आ गया, ये तो बड़ा ईजिली आ गया, 1/4 आ गया, तो 1/4 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। और ये हमारा मिल गया मेन पोजीशन का मैक्सिमम वेलोसिटी, नया वाला ब्लॉक रखने के बाद, ये ब्लॉक रखने के बाद ये मिल गया। हमसे पूछा क्या गया, एम्पलीट्यूड पूछा गया नया वाला, तो कोई बात नहीं, जैसे हमने एम्पलीट्यूड दिया था तो वीमैक्स निकाल लिया, इस बार वीमैक्स पता है तो एम्पलीट्यूड निकाल लें। चलो स्टार्ट करते हैं। इस बार बताओ, अगर लिखेंगे यहाँ पे नया वाला वीमैक्स, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इंटू व्हाट, ए डैश लिख सकते हैं। और शायद ओमेगा भी बदलेगा ना, बिकॉज ओमेगा k/m होता है, तो यहाँ भी ओमेगा डैश पे लिखना पड़ेगा। मास बदल गया ना, मास पहले 1 kg था, अब सिस्टम का मास कितना 4 kg हो गया, ओमेगा डैश पे निकाल लिया जाए कहीं पे, मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। अगर मान लो ओमेगा डैश निकालना है यहाँ पे, तो रूट ओवर 100 बाई क्या लिख सकते हैं इस बार, टोटल मास 4 हो गया सिस्टम का, तो बड़ा सिंपल है, ये भी 5 आ गया, है ना। अब ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर लिया जाएगा। तो वीमैक्स हमने कैलकुलेट किया था, देख लो 1/4 निकाला था, ये 1/4 है हमारा। ओमेगा डैश का बात करते हैं, कितना आ गया 5 आ गया, और ए डैश चाहिए था, तो ए डैश हमारा मिल गया यहाँ से, ए डैश आ गया हमारा 1/20 आ गया, और 1/20 का मतलब कितना लिख सकते हैं, ए डैश इज वॉट 0.05 लिख सकते हैं, और 0.05 आंसर आ रहा है। सेंटीमीटर में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो मीटर में आया था, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड आ रहा है 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ये राइट आंसर होना चाहिए था क्वेश्चन का, ये था क्वेश्चन नंबर 22। एक बार अच्छे से चेक कर लेना, होपफुली क्लियर होना चाहिए सबको, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया था 23। तो 23 अगर हम लोग चेक करेंगे, दो स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स पोसेसिंग एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस एंड 10 टाइम्स द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सर्फेस सक्सेसफुली। वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द टू सोर्सेस रेस्पेक्टिवली दे रखा है, इस रेशियो में x का वैल्यू बताना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, फ्री का मार्क्स था, कुछ करना ही नहीं है। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन क्या बताता है, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स लिखा जा सकता है ऐसे। ओके, दो केस यहाँ पे दो बार लगाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से के मैक्स, तो देखो के मैक्स ही लिख लिया जाए। के मैक्स हमारा क्या निकल के आता है, E - 5। नाउ केस 1, तो केस 1 में मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इसको के ऐसे लिख देते हैं, के मैक्स 1 मान लेते हैं, इसको ज़्यादा चीज़ ईजी होगा, तो इसको मान लेते हैं के मैक्स 1 मान लेते हैं। दिस विल इक्वल टू व्हाट, एज पर क्वेश्चन बताओ, पहले वाले केस में कितना हमारा ट्वाइस है ना, और दूसरे वाले केस में 10 टाइम्स है, किसका बताओ, वर्क फंक्शन का। तो एनर्जी पहले वाले केस में वर्क फंक्शन का ट्वाइस है, तो क्या लिख सकते हैं बताना, ये लिख सकते हैं, बताओ क्या, 2 - 5 कितना आ जाएगा, सिंपली 5 आ जाएगा। केस 2 में चलते हैं, फ्री का मार्क्स है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। के मैक्स सेकेंड केस में चलते हैं, आई थिंक 10 टाइम्स दिया था वर्क फंक्शन का एनर्जी, तो 10 5 माइनस क्या 5 कितना आ गया हमारा, 9 5 आ गया। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताया जा सकता है, बट हमसे स्पीड का रेशियो पूछा गया, शायद मैंने देखा था हमसे, है ना, हमसे वही वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया वी मैक्स का। तो क्या लिख सकते हैं बताओ यहाँ से, वी मैक्स 1 / वी मैक्स 2, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, हाफ m तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे कर लेना बस। दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ, 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बताओ, 1/9 आ गया, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:3 आ जाएगा। तो आंसर 3 होना, मतलब 3 होना चाहिए x का वैल्यू, ठीक है। तो वी मैक्स 1 और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया बताओ, 1/3 आ गया। इस तरह से x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 23 था, होपफुली क्लियर होगा।
देख लेना अच्छे से, है ना। चलो 2 क्वेश्चन मतलब और है, देखते हैं 24 वाला देखते हैं। 24 में क्या दिया पहले चेक किया जाए। ये हमारा क्वेश्चन किसका था, इम्पैक्ट पैरामीटर का था और स्कैटरिंग एंगल वगैरह भी दे रखा था। तो वैसे किसमें अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है गोल्ड न्यूक्लियस को, तो ये D1 D2 के बीच का रिलेशन पूछा गया होगा क्या। सब बड़े हो ना, जानते हो ना, जैसे मान लो गोल्ड का, ये मान लो गोल्ड का न्यूक्लियस हो गया ये वाला, ठीक है। और ऐसे केस में देखो ये हमारा सेंट्रल पोटेंशियल लाइन हो गया। लेकिन अगर मान लो अल्फा पार्टिकल थोड़ा ऊपर से जा रहा है, ये जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, ये सब सीखे हम लोग, अल्फा पार्टिकल थोड़ा ऊपर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है कुछ वेलोसिटी v से, तो आगे जाएगा जाएगा जाएगा, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आने से इस पर प्लस चार्ज होता है और इस पर भी प्लस चार्ज होता है, मतलब प्लस ZE वगैरह लिख सकते हो। तो वैसे कि इसमें प्लस प्लस में रिपल्सन होता है और ये अपने पाथ से थोड़ा सा स्कैटर हो सकते हैं, ऐसे स्कैटर हो गया। तो वैसे कि इसमें ये वाला एंगल क्या होता था, स्कैटरिंग एंगल होता था थीटा, इसके बाद सीधा जा रहा है ऐसे, तो स्कैटरिंग एंगल थीटा हो जाता था। ओके, नाउ ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को क्या बोलते थे, इम्पैक्ट पैरामीटर। और ये फार्मूला याद होना चाहिए इसका, ये होता क्या था, तो देखो मेरे सही से याद है नहीं, ZE² आई थिंक cot θ/2 और नीचे क्या होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E लिख सकते हैं, जहाँ पे E क्या हो गया, इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया, E हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल कितने स्पीड से थ्रो किए थे। ओके, ये जानते हैं। तो मेरे ख्याल से इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच का रिलेशन बस यूज़ करना है। तो मेरे ख्याल से एज पर क्वेश्चन रिलेशन यूज़ करना है, B cot θ/2 वाला यूज़ करना है। बाकी तो मेरे ख्याल से चेंज होने वाला है नहीं, है ना। देखते हैं, जब इम्पैक्ट पैरामीटर √D1 था तो मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्टली √D1 बाई क्या √D2, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉट एंगल देख लिया जाए। तो पहले केस में एंगल 60 दिया है तो 60 डिग्री बाई 2 लिख देना। दूसरे केस में एंगल कितना दिया है, 90 दिया है तो 90 डिग्री बाई 2 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक से देखा जाए तो cot 30, तो cot 30 यानी क्या लिखा जा सकता है, √3 लिख सकते हैं सिंपली, है ना। तो ये हमारा √3 हो जाएगा cot 30, tan 30 का रेसिप्रोकल, है ना। इसके बाद ये लिख सकते हैं सिंपली, बताओ क्या 1। तो हमारा इस तरह से रिजल्ट निकल के आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ना, तो आ जाता है क्या, बताओ D1 इज इक्वल टू व्हाट, 3 टाइम्स D2। तो इस तरह से ऐसा रिलेशन आ रहा है। x का वैल्यू पूछा गया था, x अगेन कितना आ गया, ये 3 आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 होगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही हो गया नहीं, 3 3। तो चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा 25 वाला। 25 में देखा जाए तो मास पर यूनिट लेंथ किसी यूनिफॉर्म वायर का दे रखा था, लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है। और इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन दे रखा था, प्रोड्यूस इन इट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टेंशन इन द वायर, तो वायर में कितना टेंशन डेवलप होगा। तो ये सब हम लोग सीखे तो है ना थोड़ा बहुत वेव में, ये तो सिंपल ही है काफ़ी। जैसे टेंशन सुनते ही याद आ रहा है, जैसे स्पीड ऑफ वेव तो निकाला जा सकता है इससे ईजिली, और स्पीड ऑफ वेव और टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी का रिलेशन, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू √T बाई क्या म्यू, ये डेरिवेशन काफ़ी अच्छे से जानते हो। तो यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से आंसर आ तो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से क्या पूछा गया, टेंशन ही पूछा गया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। तो T इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू V² ऐसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट म्यू टू गिवन ही है साफ साफ, तो लीनियर मास डेंसिटी दे रखा था 0.135, है ना, 0.135, लेकिन ग्राम में दिया था तो 10⁻³ लिखेंगे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए, और नीचे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻² और लिखना पड़ेगा। हो गया, ये कन्वर्शन हमने कर लिया। यहाँ आते हैं स्पीड का बात करते हैं। तो स्पीड हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली अच्छे से, ω/k होता है, t का कोफिशिएंट ओमेगा होता है, t का कोफिशिएंट के यहाँ पे 30 है, और x का कोफिशिएंट क्या होता है k, यहाँ पे 1 है। तो ये तो डायरेक्ट मिल गया, 30 मीटर पर सेकेंड मिल गया ना, ये 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस तरीके से देखा जाए मेरे ख्याल से 30 आ गया, तो 30 से मल्टीप्लाई बस करने से काम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ चेक हम लोग करेंगे, तो आंसर देखो इस फॉर्म में पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछा है 10⁻² को रहने देना पड़ेगा सर, नहीं तो 10⁻² रहने दो, ये ऊपर जाएगा तो 30। चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, ग्राम पर सेंटीमीटर है ना, ठीक है बाकी सारा। हाँ, तो मेरे ख्याल से 10⁻² के फॉर्म में पूछ रहा है आंसर। तो फाइनली ऊपर जाएगा तो 3000 हो जाएगा, 0.135 मल्टीप्लाइड बाई क्या 3000 ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। और इंटू कितना हमारा 10⁻³ है, 10⁻³ ऐसा कुछ आ रहा है। एक 0 हटा देंगे तो आई थिंक 10⁻² आना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं, वेट करता, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये चीज़ मिस कर लेते हैं। आई थिंक इसको ठीक से लिखते हैं। ये बता V² है ना, तो 30 का स्क्वायर होगा ना, 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 लिखना चाहिए था मुझे। तो चलो अब देखते हैं, मेरे ख्याल से ये 0.135 हो गया। इसका देखा जाए तो क्या हमारा ये ऊपर जाएगा तो सिंपली मिल रहा है 10⁻⁻1 मिल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना मिल रहा था हमारा, 900 मिल रहा था, 900 मिल रहा था। तो ठीक से देखा जाए मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो ये रिजल्ट आना कितना चाहिए, -2 वाला काम चलो बाद में ही कर लेते हैं, ये एक 0 हटा देते हैं पहले, और मल्टीप्लाई अगर करते हैं इसको तो मल्टीप्लाई कर लो सिंपली 9 से, तो ये 12.15 आ रहा है, ये 12.15 आ रहा है, तो ये लिखा जा सकता है 12.15 लिखा जा सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 12.15 आ गया,
बट आंसर देख लो इस फॉर्म में नहीं है, 10⁻⁻² के फॉर्म में, तो तुमको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। ये -2 के फॉर्म में करने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, सही है ना। तो इतना न्यूटन का हमारा टेंशन लगे, यानी ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, देख लेना ये करेक्ट आंसर होता। तो इतना टेंशन डेवलप हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था, बस फॉर्मुला पुटिंग क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 25, 12-15 इसका आंसर होना चाहिए, देख लेना, होपफुली क्लियर होगा। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया पेपर, तो देख लेना पेपर आई थिंक मिक्स ही था, बहुत सारे क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे। तो चलो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, आगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए अपना प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। चलो थैंक यू।